हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि हम ये सीखेंगे कि देश के अंदर चुनाव करवाए कैसे जाते हैं, देश के अंदर चुनाव करवाता तो करवाता कौन है, और क्या किसी चुनाव को हम कैसे कंसिडर करें कि वो जो चुनाव है लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारे जो डाउट्स है वो हमारे मिट जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर चुनावी राजनीति। तो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है 3.1 चुनाव क्यों। तो इससे लिए इस चैप्टर से पढ़ने से पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड सी चीजें दी गई है। तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर ना दिखे, अगर ना क्लियर दिखे तो वीडियो क्वालिटी को आप इंप्रूव करिए, ठीक है। मतलब हाई क्वालिटी पे देखिए, रेजोल्यूशन पे देखिए, तो आपको इस चीज़ें समझ में आएगी। होता क्या है, आधी रात का समय है, उत्सुक भीड़ है, वो चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से बैठकर अपने नेता का इंतजार कर रही है। यानी एक चौराहा है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है और 5 घंटों से बैठकर अपने किसी एक नेता के आने का इंतजार कर रही। और जो आयोजक है, जो मंच संभाल रहा है, वो बार बार उनको दिलासा दिला रहा है कि अभी नेता आने ही वाले हैं, अभी नेता आने वाले हैं। जैसे भी कोई गाड़ी आसपास गुजरती, सभी लोग नेता खड़े हो जाते, देख सभी की गर्दन घूम जाती। उनको लगता कि हमारा जो नेता है वो हमारे बीच आ चुका है। फाइनली जो नेता है वो आते हैं। उन नेता का नाम है श्री देवी लाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख हैं, जो गुरुवार से उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। तो कौन है जिन जो भाषण देने आ रहे? श्री देवी लाल। इनका नाम जरूर याद कर लीजिए, ये आगे बहुत काम आएंगे। इस वीडियो में आता है 76 वर्ष के ये नेता है। आजकल पूरे इनको जरा से भी फुर्सत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा टाइम ये राजनीतिक कार्यक्रम में बिजी रहते। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को रात के 11 बजे तक काम इनका कार्यकाल चलता रहता है। जगह जगह जाके चुनावी सभाओं में जाकर अपना भाषण देते हैं। लगभग अभी तक आज 9 चुनावी सभाओं में जाकर भाषण दे चुके हैं और लगभग ये काम वो 23 महीनों से कर रहे। कोई आम इंसान तो चक्कर खा के गिर जाए, लेकिन वो इतने 76 साल के होते हुए भी वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? और आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ चुनाव आने वाले हैं और वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी हमने एक नाम सुना, नाम है जिनका नाम है देवीलाल, ठीक है। देवीलाल विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने एक न्याय युद्ध नामक आंदोलन नेतृत्व किया था। अब इनके बारे में अगर थोड़ी और चीजें जाने, जो चौधरी देवीलाल हैं, इन्होंने एक न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन शुरू किया था और लोक दल नामक अपनी पार्टी का गठन किया। और यानी चौधरी जो देवीलाल है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लोक दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। चौधरी देवीलाल ने वादा किया, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो उन्होंने वादा किया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वे जो छोटे व्यापारियों और किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। जैसे सभी नेता प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें वोट दो तो हम ये चीजें करेंगे, उसी तरीके से चौधरी देवीलाल ने भी यही प्रॉमिस किया कि अगर आप मुझे आने वाले चुनाव में वोट करोगे तो मैं आप लोगों पे जो कर्ज है उसे माफ कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, जब कर्ज माफ की बात है तो काफी सारे जो लोग हैं वो अट्रैक्ट तो होंगे, और ऐसा हुआ भी। इसका रिजल्ट ये निकला कि लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य की विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटें मिली। यानी जब इलेक्शंस हुआ तो लोक दल तो था ही था, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, एक संगठन बना लिया जिसमें और भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर चुनाव लड़ा। और आप लोगों को ये बता दूं कि पता है किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये लोग लोक दल और अदर ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर कांग्रेस को हराना चाहती थी, और इसी वजह से अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज एक हो गई। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अकेले अगर लोक दल की बात करें हम, तो उसने 60 सीटें जीती। किसने? अकेले लगभग 60 सीट से जीती, और बाकी की जो सीटें बच गई उनमें से 5 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। क्लियर? और जो बाकी बच गई वो अदर ऑपोजिशन पार्टीज ने जीती। तो हम ये देखते हैं कि लोक दल को बहुमत मिला, उसने सरकार बनाई। फिर होता क्या है, राज्यपाल ने जो देवीलाल है उनको नए मुख्यमंत्री के रूप में संभालने का निमंत्रण दिया कि आइए भाई, और आप अब से नए मुख्यमंत्री हो, और आप देश की भागदौड़, आपके इस राज्य की भागदौड़ अब आपके हाथों में है, राज्य की, माफ करिएगा,
ठीक है। चुनाव परिणाम के 3 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री वो बन गए। जब चुनाव परिणाम हो आया उसके 3 दिनों के अंदर ये सारा काम हो गया, भाषा शपथ उपथ लेते ना, वो सारा चीज हो गया और उन्होंने अपना पद संभाल लिया। अब जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उनकी सरकार ने क्या किया, एक आदेश जारी कर जितने भी छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारी पे ऋण था, बकाया ऋण था, उसे माफ कर दिया। जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इलेक्शंस में अगर आप हमें वोट दोगे और हमारी सरकार बनी तो हम लोन माफ कर देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। लोन उन्होंने माफ कर दिया और उनकी पार्टी लगभग 4 वर्षों तक शासन किया। और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए 1991 में, जब नेक्स्ट टाइम चुनाव करवाए गए, तो इस बार ये पार्टी हार गई। लोकदल और उसकी जो अलायंस पार्टी थी वो हार गई। रीजन, उन्होंने काम अच्छे नहीं किया होंगे या और भी कुछ उनके जनता के प्रति नाराजगी होगी और भी ब्ला ब्ला के रीजंस। लेकिन इस बार किसकी सरकार बनी? इस बार अगेन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और उन्होंने सरकार बनाई। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि पहले थी गवर्नमेंट कांग्रेस की, कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, फिर लोकदल की गवर्नमेंट बनी, जनता ने लोकदल को चुना, फिर लोकदल को हराकर किसको चुना? कांग्रेस को चुना। तो इससे हमें यह पता चलता है कि चुनाव क्यों से कि चुनाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर कोई एक बंदा काम अच्छा नहीं करता, कोई एक पॉलिटिकल काम अच्छा नहीं करती, तो उसे हम सबक सिखाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकते हैं। और कल को वो भी अगर काम अच्छा ना करे तो हम किसी और पार्टी या उसी दोबारा पार्टी को चुन सकते हैं। ये उनकी आंखें खोलने के लिए है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देश के अंदर चुनाव होने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने एक सही रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। क्योंकि पिछली बार हमने जिसको चुना हमें वो ठीक नहीं लगा, इस बार हमने इस पे ट्रस्ट किया लोकदल पे, ये भी हमें ठीक नहीं लगा, फिर हमने कहा कि चलो एक बार दोबारा इस पे ट्रस्ट करके देखते हैं। और अगर आगे चल के फिर से कभी ट्रस्ट देखेगा तो हम या तो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी दूसरे कैंडिडेट पे हम अपना विश्वास जताएंगे और उनको ना वोट देकर, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया उनको ना वोट देकर हम उनको सबक सिखाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव की जरूरत क्यों है हमें, आखिरकार एक देश के अंदर चुनाव करवाए क्यों जाते हैं, और चुनाव करवाना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या बिना चुनाव करवाए हम अपने देश को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर के अंदर जैसे जैसे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हमें और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आज तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार चुनाव होते क्या है, हम चुनाव कहते किसे हैं। तो कहा जा रहा है कि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इसी व्यवस्था को चुनाव के नाम से जाना जाता है। यानी सर चुनाव एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे नियमित अंतराल पे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। जैसे अपने देश के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं और फिर उन 5 सालों के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना, कि ये बंदा आगे आने वाले 5 सालों के लिए काम करेगा, हमारे लिए फैसले लेगा। अगर उसने काम अच्छा नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम हम उसे बदल भी सकते हैं और इसी व्यवस्था को चुनाव भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस पे ट्रस्ट किया कि भाई काम करे, लेकिन क्या होता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर उसने लोगों की इच्छाओं को पे काम उतनी अच्छे ढंग से नहीं किया, तो जनता गुस्सा है, तो नेक्स्ट टाइम वो इसे नहीं चुनेगी, वो किसी और पर्सन पे अपना ट्रस्ट शो करेगी और वो बंदा फिर देन काम करेगा। एक मजे की बात बताऊं आपको कि चुनाव तो आज तो इस तरीके से होता है कि मशीन्स होती हैं, आपको वोटर आईडी कार्ड मिलता है, आप एक जगह पे जाते हो इलेक्शंस के लिए, आप वहाँ पे मशीन लगी रहती है जहाँ पे आप वोट डालते हो। लेकिन पहले, बहुत पहले इस तरीके की प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, इस ग्रुप को अपना अपना लीडर चुनना है, तो वैसे लीडर चुनने के लिए कई सारी क्वालिटीज होना ज़रूरी होता था। जैसे उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका जो दिमाग है वो एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ उसकी मतलब शरीर है, ताकतवर है या नहीं है, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते थे, ये सारी चीज़ें देख कर वो अपने लोगों को चुनते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। इवन मज़े की बात बताओ ना
कि ये लोग जो इनका ग्रुप होता था ना, जब भी वो किसी अपने लीडर को चुनते थे तो लीडर जो होता था वो इन सब के बारे में जानता था, और जनता जो है वो लीडर के बारे में अच्छे से जानती थी जिसको चुन रहे हैं। मतलब एक ग्रुप के अंदर सभी लोग एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से रग रग से वाकिफ रहते थे, और इसी वजह से वो चुन पाते थे कि उनके लिए सबसे बेस्ट लीडर कौन है। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि हम लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते कि हमारे बगल में रहने वाला पर्सन है वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। मतलब तो इसी वजह से क्या हो गया कि हम अपने देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हम कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चुने, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बेस्ट है या फिर कौन सा बेस्ट नहीं है। तो चलिए अभी तो हम इतना समझते हैं, अभी तो हमने ये समझा कि जो चुनाव होता है, चुनाव किस तरीके से अपने देश के अंदर करवाए जाते हैं, क्या एक सिस्टम होता है, बेसिकली चुनाव होता क्या ये हमने समझा। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो चुनाव होते हैं तो जो वोट देते हैं, जाहिर सी बात है अपन लोग वोट देने जाते हैं, तो हम लोग क्या कहलाए जाते हैं, मतदाता कहलाए जाते हैं। तो चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं। आजकल क्या हो चुका है, जो चुनाव करवाए जाते हैं, जब भी चुनाव देश के अंदर होते हैं तो जो मतदाता होता है, जैसे मैं वोट देने जाता हूँ तो मैं अपने नेता को कई पैमानों से चेक कर सकता हूँ कि इसे मुझे चुनूं या फिर इसे मैं नहीं चुनूं। जैसे कि लिए मैं ये देख सकता हूँ कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, कि वो ये देखते हैं कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा। मतलब वो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उन नेता लोग आते हैं ना भाषण वगैरह देना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे उनके बारे में, जनता के बारे में जागरूकता बढ़ती है, जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाती है कि ये जो नेता है ये हमारे लेकर जब इसको अगर हम चुनते हैं तो हमारे लिए कौन से कानून बनाने वाला है, कौन से नियम लेकर आएगा। तो जनता इससे क्लियर हो जाता है कि इसे चुने कि हम ना चुने। दूसरा पॉइंट कहता है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, कि वो ऐसे लोगों को भी चुनाव करते हैं कि जो आगे चल के सरकार बनाएंगे और देश के अंदर बड़े बड़े फैसले या किसी राज्य के अंदर बड़े बड़े फैसले लेंगे, और इसका भी वो चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट बताता है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अपन लोग क्या होते हैं कि जैसे कैंडिडेट को ना चुनकर हम एक पार्टी को भी हम देखते हैं, भारत के लोग क्या होते हैं पार्टी को भी देखते हैं कि आगे चल के कौन सी जो पार्टी है वो अपनी स्टेट हो गई या इंडिया हो गए कौन रूल करने वाली है। तो हम एक कैंडिडेट को ना देख के हम कभी कभी क्या करते हैं, अक्सर ही हम पार्टी को देखते हैं कि वो इस पार्टी को हम वोट देंगे। हम ये नहीं सुनेंगे कि हम इस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं, ये कैंडिडेट ऐसा करेगा, ये कैंडिडेट ऐसा करेगा, नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि ये पार्टी कैसा काम करेगी, ये वाली पार्टी अच्छी है कि ये वाली पार्टी अच्छी है कि ये वाली पार्टी, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक पार्टी ही जाके सरकार बनाएगी। तो इसी वजह से जो जनता होती है वो पार्टी पे अपना ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। लेकिन उन जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पार्टी कुछ भी हो, पार्टी कोई भी हो, एंड ऑफ द डे अगर जो आपके इधर से जो जीता हुआ पर्सन है अगर वही अच्छा नहीं हुआ तो पार्टी कितना भी अच्छा काम करे वो बंदा अच्छा काम करेगा ही नहीं। या पार्टी कितना बुरा काम में, तो चलो ये तो फिर तो जो भी है, लेकिन अगर पार्टी अच्छा निकली लेकिन रिप्रेजेंटेटिव खराब निकला तो भी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके लोकेलिटी के अंदर पार्टी काम करने नहीं आएगी, वो लीडर काम करने के लिए बैठा रहेगा। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी को देखते हो अच्छी बात है, लेकिन अपने आसपास का जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसके बारे में भी देखो कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। पता चला पार्टी के नाम पे किसी गलत बंदे को चुन लिए, एंड ऑफ द डे तो वही तो रूल करेगा, और जब वो रूल करने बैठेगा तो बस ऐसी तैसी कर देगा आप लोगों की। तो इसी वजह से हमें क्या देखना चाहिए, कैंडिडेट भी देखना चाहिए, उस पर भी नज़र हमें ज़रूर दौड़ानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझ आया होगा कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें तो हमने केवल इतना ही समझा कि देश के अंदर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, और उससे इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर कानून कैसे बनेंगे, व्यवस्था कैसे लागू होगी, ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वो आगे चल के काम नहीं कर पाता, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो अगेन चुनाव होते हैं जिससे हम उस बंदे को साइड करके एक नए बंदे को चुन सकते हैं। तो इससे तो इतनी बात समझ में आ जाती है कि देश के अंदर चुनाव होना बहुत ज़्यादा। उम्मीद कर आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का क्या अधिकार है। यानी हम ये समझेंगे कि आखिरकार जैसे देश के अंदर चुनाव होते हैं, हमने ये समझ लिया, लेकिन
कोई भी जो चुनाव होता है वो तो या तो लोकतांत्रिक हो सकता है या गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि किन चुनाव को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सर ये चुनाव लोकतांत्रिक है या फिर नहीं लोकतांत्रिक है या फिर लोकतांत्रिक नहीं है। इवन ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, उसी चीज को हम रिवाइज करने वाले हैं, दोबारा से चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंक चेंज करता हूँ, ठीक है, इंक चेंज हो गई। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट बताता है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है हो, यानी हर किसी को मत अधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। देखो, पहला पॉइंट बताता है कि अगर आपको ये देखना है कि देश के अंदर चुनाव जो हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चुनाव कराने की सुविधा हो, कि आपके देश में पहली चीज चुनाव ही हो रहे हो, ये बड़ी बात है। चलो मान लेते हैं आपके देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हर किसी को मताधिकार का वोट है, क्या हर किसी को वोटिंग का राइट मिला है। ऐसा ना हो कि इन लोगों को मिला है, इन लोगों को नहीं मिला। जैसे अपने देश के अंदर एक एज क्राइटेरिया है, जैसे 18 है। 18 के बाद भारत देश के अंदर अमीर हो, गरीब हो, कहीं पर भी रहता हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको वोटिंग का राइट है। तो ये तो अपने देश के अंदर अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो 18 तो है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पुअर है तो उसे वोटिंग का राइट नहीं मिल दिया गया। जस्ट बिकॉज ऑफ वो मान लेते हैं पुअर के साथ साथ वो वुमेन है, मान लेते हैं औरत है, चाहे वो रिच है पुअर है, उसको भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरीके से भेदभाव ना हो। इवन जो वैल्यू है, मत की जो वैल्यू, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे क्या होता है, अभी मैं वोट देने जाता हूँ तो मेरी वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाती है, क्लियर। अगर मेरे पापा वोट देने जाएंगे तो उनकी भी वोट की वैल्यू 1 काउंट किया जाएगा, हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन तो भी उनकी वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी। यही हमारे देश के अंदर अच्छी चीज है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे चाहे वो पैसा कमाता हो या ना कमाता हो, हम सभी की वोट की वैल्यू क्या की है, क्या काउंट की जाती है, कितनी 1 की जाती है। तो ये होना किसी भी देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो समझ जाओ भाई गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। जब भी इलेक्शंस हो, एटलीस्ट क्या हो, जनता के पास चॉइस तो हो कि या तो इसे चुने या तो इसे चुने। एटलीस्ट 2 बंदे हो, ठीक है। एक बंदा होने के बाद तो कोई चॉइस हो ही नहीं। एटलीस्ट 2 बंदे हो, 2 से अधिक हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 बंदे तो होने ही होने चाहिए। जनता इसे नहीं तो कम से कम इसे चुन सके, क्योंकि अगर एक ही बंदा रहेगा, आप ही बताओ, एक ही बंदा रहेगा तो उसे किसी चीज का डर रहेगा नहीं। काम करे या ना करे, चुन के तो उसे ही आना है। तो उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश हो। तो विकल्प हो गए, और दूसरी चीज उम्मीदवारों को आज़ादी हो कि वो फ्रीली जाकर वहां पे कैंडिडेट कर सके, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी बिना भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन लड़ने चाहूँ, हाँ एज क्राइटेरिया ज़रूर होता है कि आपको चुनाव लड़ने से पहले एक उम्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 18 के हो तो आप चुनाव लड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। एक एज क्राइटेरिया होता है। वो एज क्राइटेरिया क्या है, कमेंट करके बताओ। 2 से पहली लाइन 2 है, दूसरा क्या आएगा ये आप बताओ। 25 है, 26 है, 27 है, क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो होता क्या है कि एक एज क्राइटेरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं भी इलेक्शन में लड़ना चाहूँ, मैं उस एज का हूँ, तो मैं जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाता तो मैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी फ्री मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी जाकर मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। ये अपने देश के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा कहा जा रहा है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने चाहिए। तीसरी चीज अगर आपको ये देखनी है कि चुनाव देश के अंदर चुनाव जो है लोकतांत्रिक है या नहीं है, तो आप ये देखो कि इलेक्शंस का जो ड्यूरेशन है वो क्या इक्वल है या नहीं है। जैसे इलेक्शन हर टाइम टू टाइम पे होने चाहिए। जैसे अपने देश के अंदर क्या होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्लियर। किसी का देश के अंदर 6 हो, किसी का 3 साल हो, ये उनके ऊपर है, लेकिन टाइम टू टाइम इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा होता है लोग चाहे वास्तव में चुने उसी का होना चाहिए। क्या होता है, ऐसा ना हो कि हमने चुना इस बंदे को, जनता ने सपोर्ट किया इस बंदे को, जीत कर आ गया ये बंदा, तो ऐसा ना हो। जनता जिसे चुने बंदा वही इलेक्शन में जीत कर आए। पता चले गड़बड़ियां हो गई, चुना तो जनता ने, पूरी जनता ने वोट तो डाला इसे था, पर जीत ये गया क्योंकि गड़बड़ी हो गई, चीटिंग हो गई। तो ऐसा ना हो इलेक्शंस में, तो अच्छी चीज मानी जाती है।
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो, वही हो कि चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से हो, कि कोई भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, मैं आ सकूं, आप आ सको, कोई भी आ सके, पर वही ना एज क्राइटेरिया ऑफ कोर्स इस चीज़ का ध्यान रखना वो होनी चाहिए। साथ ही साथ निष्पक्ष ढंग से हो, भेदभाव ना किया जाए कि कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके से ना हो जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, जिससे ताकि जो लोग हैं वो सचमुच जाके इलेक्शन में वोट डाल सके, और जो बंदा जिसे वोट डाले वही चुनकर आए और वही देश के लिए काम करे, उस स्टेट के लिए काम करे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता होती है क्या वो अच्छी चीज होती है। जैसे हम देखते हैं जब भी अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो कंपटीशन होता है, तो क्या इसमें यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब देश के अंदर या फिर जब भी चुनाव होते हैं क्या चुनाव के अंदर कंपटीशन होना एक सही बात है या नहीं। इसी से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। तो वैसे देखा जाए तो कंपटीशन होना तो अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि सर कंपटीशन अगर होगा ही नहीं तो फिर चुनाव ही किस बात का। क्लियर? तो कंपटीशन होना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी अन्य पहलुओं के बारे में हम समझने की कोशिश से करेंगे। जैसा कि एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान बताइए। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा आपका क्वेश्चन डायरेक्ट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि आप ये बताइए मुझे कि चुनाव जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो कंपटीशन होता है, उससे क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला नुकसान तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल सही कि गांव गांव घर घर बढ़ जाता है। इवन घर के अंदर अगर दो पक्ष के लोग हैं तो उनमें भी आपस में तकरार देखने को मिल जाती है। बड़ा जो पक्ष है कुछ किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, दूसरा घर का हिस्सा किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी और अलग कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। ये तो चलो अच्छी चीज है, लेकिन इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बंटवारा हो जाता है घर घर का, बस्ती बस्ती का, मतलब इवन यूं समझो कि जैसे अगर हम पूरी बस्ती के लिए, तो अगर एक बस्ती किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो उससे लोग बड़ा अलग तरीके से भेदभाव तरीके से उसे लेने लग जाते हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। पहला तो ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, पार्टी पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर होती है। अब देखो पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग हैं वो पार्टी पे ज्यादा पक्ष देते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो सही काम करे चाहे वो गलत काम करे, उनको तो बस यही लगता है कि ये जो पार्टी है वही उनके लिए सब कुछ है, वही ही अच्छी पार्टी है, बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो रद्दी हैं, चाहे ये हमारी जिसको पसंद करें वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मतलब उनका पूरा ट्रस्ट उसी पर रहता है। तो एक बड़ी हमें देखने को मिलती है पार्टी पॉलिटिक्स। तीसरा देखने को मिलता है विभिन्न दलों के नेता और लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसके अंदर एक नुकसान तो ये भी है कि जो नेता होते हैं वो इलेक्शंस के अंदर खड़े होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, कहते हैं इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा किया, ये वो। तो ये भी एक नुकसान देखने को मिलता है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कि जो पार्टियां होती हैं, जो उम्मीदवार जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं ताकि उनको एक एक वोट मिल जाए, क्योंकि हर एक वोट की कीमत होती है, वैल्यू होती है उनके लिए, तो वो हर उस पे मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है, पता है इवन अगर हम देखें कि शहरों के अंदर तो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स होती है एक सही तरीके से होती है, लेकिन अगर हम देहात की बात करें, गाँव की बात करें, तो कई इलाके आपको जान के शौक हो जाओगे कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाते हैं, उसको पिटवा देते हैं, मतलब बहुत ही बुरी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो गांव में तो बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। दूसरा इसी का ही एक अलग पॉइंट होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखा है, इन्हीं कारणों के अंदर समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग चुनावी मुकाबला में नहीं उतारते। जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, जिनको देश को कुछ बदलना होता है, देश को कुछ देना होता है, वो इस सब चीज़ों को देखकर, पॉलिटिक्स देख के, आरोप प्रत्यारोप देख के, डरा के धमका के, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसी वजह से चुनाव में खड़े ही नहीं होते, कहते हैं इस सब झंझट से तो दूर ही रहना उनको ज़्यादा पसंद लगता है। क्लियर?
तो हालांकि अब इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो संविधान निर्माता है इस समस्या के प्रति सचेत थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है जिन्होंने संविधान को बनाया, वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे, संविधान सभा के लोग, कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुक्त चुनावी मुकाबले को ही चयन किया, क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। मुक्त चुनावी मुकाबले का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भारत का नागरिक कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो बिना रोक टोक के वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बस हाँ, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ नियम होता है, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? तो हमारे लीडर्स तो ये जानते थे जिन्होंने संविधान बनाया कि भाई देखो, देश के अंदर सिचुएशन तो ऐसी होगी, लेकिन वो ये मानते थे कि लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अच्छी है। अभी शुरुआत में थोड़ी बहुत खिट पिट होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम इस चीज़ को देखें तो लॉन्ग टर्म में हमें ये जो फ़ायदा है वो बहुत मिलेगा, देश को इसका, देश के लोगों को इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने इस चुनावी मुकाबले को चुना। अब आगे हम बढ़ें तो इसके साथ ये कुछ समस्याएं तो हमने पढ़ी, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ और भी जो समस्याएं हैं वो हमें इस चुनावी मैदान के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, नॉर्मल सा पॉइंट है ये, एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा वे सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। अब ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर जो राजनेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टी होती हैं, वो इस चीज़ को जानती है कि जो जनता है उनसे क्या उम्मीदें कर रही हैं और जनता के प्रति वो सेवा की भावना से काम करते हैं। पर असल ज़िंदगी में ना ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो काल्पनिक चीज़ें टाइप हो गई। रियल लाइफ में ऐसी हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें तो बस अपने आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने की चिंता होती है कि कैसे भी करके वो पॉलिटिक्स में आ जाए। अगर पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो अपना करियर बनाने की चिंता रहती है, वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, अपने घर बनवाते हैं। क्यों? कहाँ से वो बनाते हैं? वो जनता के पैसों का गमन करते हैं, वो घपले करते हैं, करप्शन करते हैं और अपना घर, गाड़ी, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट बताता है वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। वो ये चाहते हैं लीडर्स कि सत्ता में कैसे भी ना कैसे करके बने रहें। अगर वो सत्ता में हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो पद है बड़ी से बड़ी उनको कुर्सी मिले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकार पाना चाहते हैं। एक तरीके से लालची हो जाते हैं पॉलिटिक्स के प्रति, वो बस इसी को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और जनता को तो भूल ही जाते हैं। हो सकता है कि उनमें काम करने की भावना भी हो, लेकिन इसमें बड़ा जोखिम है। अब आप ये सोचोगे कि सर सारे लोग तो ऐसे नहीं, मेरे इधर का जो लीडर है वो तो अच्छा है। हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या हम पूरे देश के लीडर्स की बात करें तो पूरे देश के लीडर्स में ऐसी भावना ना हो पाना, इस तरीके की जो भावना है किसी ना किसी लीडर के अंदर तो आ जाएगी। अगर आपके लोकेलिटी में जो लीडर है उनके अंदर ऐसी भावना नहीं है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर? अब हमें इसमें यह समझ में आता है कि अगर सर कई राजनेता ऐसे भी होते हैं, कई लीडर्स ऐसे भी होते हैं सर जिनको इन सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती, मतलब वो केवल सेवा की भावना से पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता, उनके माथे पे उन पे लिखा तो नहीं है कि वो अच्छे हैं या नहीं है। हम जोखिम तो नहीं ले सकते। इसी वजह से हमारे पास इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो उपाय है। ऐसे लोग जो लालची हैं, जो केवल अपना ही भला सोचते हैं, सोसाइटी का भला नहीं सोचते, इन लोगों से निपटने के लिए कुछ अपने पास उपाय है। वो उपाय कौन सा है? पहला तरीका तो ये है राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का। पहला तो है कि जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स होते उनको नॉलेज खूब अच्छा हो जाए, उनका जो कैरेक्टर है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ये पहला तरीका है कि राजनेता अच्छे हो जाएं, उनके अंदर ज्ञान, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनो, या फिर उनके चरित्र में बदलाव लाके चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरा क्या तरीका बताया गया कि ये तो थोड़ा मुश्किल भी है कि हम किसको ट्रांसफॉर्म करने जाए, किसको हम पाठ पढ़ाने जाए, वो बंदा हमें ही पाठ पढ़ा देगा, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा तार्किक और बहुत सही सटीक भी है, इसका उपयोग सभी कर सकते हैं। जैसे दूसरा और ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं
जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। ये तो ठीक ठीक सा लग रहा है कि बहुत सिंपल है कि सर ऐसे एक सिस्टम रहता है कि जहां जो पर्सन है अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाए, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो उसे दंड दिया जाए। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये उठता है कि जो पुरस्कार देगा वो कौन देगा और जो दंड देगा वो कौन देगा। इसका आंसर बहुत ही इजी है, पता है क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पब्लिक, जनता। जनता ही सब कुछ है। जनता ही उस पॉलिटिकल पर्सन को या तो अवार्ड देगी या तो उसे क्या कहते हैं, या तो उसे रिवॉर्ड देगी या फिर उसे क्या कर देगी, पनिशमेंट देगी। जनता के ऊपर, हाँ, जनता के हाथों में सब कुछ है। अब वो कैसे देखें कि राजनीतिक दल ये जानते हैं कि अगर जनता के मुद्दों को उठाया जाए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनके जीतने की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन ये यदि वह अपने काम काज के मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वह उनके अगले चुनाव में नहीं जिता सकते। इसमें कहा जा रहा है, अभी उस पहलू पे भी आएंगे, इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि देखो जनता के लिए अगर काम नहीं करे, उनकी जो भावना है उनको अगर हम नहीं समझे, उनके मुद्दों को अगर हम नहीं समझे, उनके मुद्दों पे रिलेटेड अगर हमने काम नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव के अंदर, नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर हमें वो वोट ना दे, वो अपना जो मत है वो किसी और को दे दे। इसी वजह से वो थोड़ा डरेंगे और कहीं ना कहीं इस तरह मजबूरन उन्हें जनता की सेवा करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा जानबूझ के अपना करियर बनाने की चिंता में है, अपना भला करने की चिंता में है, तो इसके बावजूद भी उसे काम करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस में तो उसे जीतना ही है ना। अब जीतने के लिए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उनके मुद्दों को उठाएगा, उनके लिए काम करेगा, रोड बनवाएगा, सड़कें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, पुरस्कार दिया जाए और उसको अगर काम ना किया जाए तो दंड दिया जाए। पुरस्कार कैसे सर? अगर उसने काम अच्छा किया है तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा हम वोट दे देंगे, क्लियर। अगर उसने काम अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसे वोट नहीं देंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को हम चूज कर लेंगे। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर का हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। देखो हो सकता है कि इलेक्शंस के अंदर जब कंपटीशन होता है तो जनता के अंदर, समाज के अंदर मनमुटाव पैदा हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ी कड़वाहट आए। लेकिन देखा जाए तो ये ठीक भी है, ठीक इन द सेंस कि राजनीति के लिए ठीक है, क्योंकि राजनीति जो दल है, जो राजनीति करने वाले नेता लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे और बाध्य होंगे कि उनको काम करना ही करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं ना कि अब बड़ी चीज के लिए थोड़ा मोड़ा कष्ट जो है वो सहा जा सकता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर इस वीडियो के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो देखो इसमें यह है कि सीधा सीधा बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट तरीके से मैंने आपको समझाया है कि क्या इसके नुकसान है। कुछ और नुकसान समझना है तो आप यहाँ से उतार सकते हो। फिर हमने उपायों की बात की कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने कंक्लूजन पे आए कि देखो ओवरऑल हमने ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत ही देश के अंदर अच्छा निकल के आ रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सह लेंगे, क्लियर। इस तरीके से हमें ये वीडियो, आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। यानी हमारे देश के अंदर भी चुनाव होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन किस प्रणाली पे चुनाव किए जाते हैं, कैसे चुनाव का प्रोसेस होता है। जैसे कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कैसे करता है, वोटर्स के लिए क्या कंडीशंस होती है, और जो चुनाव करवाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी क्या कैंपेन में कह सकती है, क्या कैंपेन में वो चीज़ें नहीं कह सकती, आखिरकार वो कैंपेन करती हैं तो किस तरीके से करती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चुनाव कि हमारी प्रणाली क्या है इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें तो कवर कर पाना नामुमकिन सा है, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको एकदम से सब कुछ दे दो, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि आपको सीखने में भी मजा आए। तो इस वीडियो के अंदर आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या? इस वीडियो के अंदर हम आम चुनाव, उपचुनाव,
साथ ही साथ जो चुनाव क्षेत्र है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको समझाने के लिए बताऊंगा जो बुक में उतना रिलेट नहीं करता। कुछ चीज़ें बुक से हैं और कुछ चीज़ें बुक से नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं एक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आम चुनाव और उपचुनाव को तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इस चुनाव क्षेत्र को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम संसद के बारे में, फिर राज्य की विधानसभा और फिर सीटें क्या है फिर देखेंगे जिस हिसाब से। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं संसद के बारे में। आप लोगों को मैं बता दूं, जो संसद होता है उसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और जो संसद होती है उसके अंदर दो हाउस होता है। पहले हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और जो दूसरा हाउस होता है उसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो लोकसभा हाउस होगा और जो राज्यसभा हाउस होगा इसके अंदर मेंबर्स तो होंगे ही, काम करने वाले लोग तो होंगे ही। अब वैसे तो इनके काम होते हैं देश के लिए, देश के अंदर पॉलिसी बनाने के काम होते हैं। वैसे तो बहुत काम होता है, लेकिन एक मेन काम होता है देश के लिए पॉलिसी बनाना, अच्छे काम करना देश के लोगों के लिए, नए नए कानून बनाना, नए नए पॉलिसी बनाना जिससे समाज के लोगों का भला हो। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, इन दोनों ही मेंबर्स को हम एमपी के नाम से जानते हैं। किस नाम के से जानते हैं? एमपी। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद भी कहते हैं कि भाई ये सांसद है। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम ये कह सकते हैं भाई एमपी है, या इसे भी हम कह सकते हैं भाई एमपी है। दोनों को ही सांसद और एमपी के नाम से जाना जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो लोकसभा से बिलोंग करता है या राज्यसभा से बिलोंग करता है। क्लियर? अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। राज्यसभा को पेंडिंग में छोड़ते हैं, ठीक है। लोकसभा से आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ये जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि देश के अंदर पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आपने लोकसभा का इलेक्शन नहीं सुना होगा कि भाई लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि देश के अंदर पीएम के चुनाव हो रहे हैं। तो जब भी आप समझो कि पीएम के चुनाव हो रहा है तो समझ जाना कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आप समझो कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप यूं भी समझ जाना कि भाई देश के अंदर हमको अब एक नए पीएम की जरूरत है, यानी पीएम के इलेक्शंस बेसिकली हो रहे हैं। आया नहीं इतनी बात समझ? ठीक है। अब देखो, क्योंकि पीएम जो होता है पूरे देश का होता है ना, किसी एक इलाके का तो पीएम होता नहीं है कि दिल्ली का पीएम है हरियाणा का पीएम नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। पूरे एक नेशन का वो पीएम होता है। हमारे देश के अंदर तो भाई ऐसा ही है। तो उस नेशन को क्या करते हैं, क्योंकि पीएम चुना जाना है तो वो जो पूरा अपना मान लेते हैं अपना नेशन है, अब भारत देश है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खड़े होते हैं और जो भी जीतता है, जैसे ये दोनों ये ए पार्टी से बिलोंग करता है, ये बी पार्टी से बिलोंग करता है। अब यहाँ की जो जनता है, इस इलाके की जो जनता है, वो किसी मान लेते हैं ए पार्टी पे अपना ट्रस्ट शो किया, और ये ए पार्टी का बंदा फिर कहाँ चला जाएगा? लोकसभा के अंदर वो बैठ जाएगा, ठीक है। वो लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। बी वाला क्योंकि हार चुका है तो ये तो भाई मेंबर नहीं बनेगा। आया नहीं इतनी बात समझ? तो जब भी पीएम के इलेक्शंस होते हैं तो हम पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और पता है टोटल हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? मैक्सिमम हम 543 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इतनी चीज आप समझ लो कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कितने पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है? 543 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ की चीज समझो। अब एक चीज और आपको समझना है, इसे अभी बस इसे इतना छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य विधानसभा। देखो, जब भी राज्य विधानसभा की हम बात करें तो जब भी राज्य विधानसभा के जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसे एक्चुअली हम सीएम के नाम से जानते हैं ना, कि देश के अंदर सीएम के इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर सीएम का इलेक्शंस भी आपने नहीं सुना होगा तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शंस होने वाले हैं। अब क्योंकि ये राज्य में हो रहा है, जो सीएम है वो कहाँ किसके लिए चुना जाता है? एक स्टेट के लिए चुना जाता है। और जो पीएम है पूरे नेशन का होता है। स्टेट तो जैसे दिल्ली का सीएम वो दिल्ली तक ही तो उसका काम काज है, हरियाणा में जाके काम काज थोड़ी ना करेगा। दिल्ली की जनता ने उसे चुना है तो वो दिल्ली के लिए काम करेगा। क्लियर? तो ये मान लेते हैं अपना ये क्या भी है? दिल्ली है। ये हो गया अपना दिल्ली, ठीक है।
अब क्योंकि स्टेट ये सीएम का चुनाव हो रहा है, तो इस दिल्ली को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आया ना इतनी बात समझ। अब एक चीज और ध्यान करना, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। ये दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, ये सीएम हो गया और ये हो गया पीएम, ठीक है। दिल्ली के अंदर अगर जब कभी सीएम का इलेक्शंस होगा तो उसी दिल्ली को हम 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये अभी रिसेंटली का डेटा है, ठीक है। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, मतलब ओवर द आगे आप अगर बहुत पुरानी वीडियोस देखोगे 2-3 साल बाद, हो सकता है चेंज हो गया हो या फिर ऐसा भी रहा हो। लेकिन अभी करंट में दिल्ली के अंदर जब भी कभी सीएम का इलेक्शंस होता है तो उसको 70 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी दिल्ली को। अगर पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी लोकसभा का इलेक्शंस हो रहा है, तो दिल्ली से भी बंदे जाएंगे, लोकसभा के अंदर, इस हाउस के अंदर दिल्ली के भी बंदे जाएंगे, तो उसी दिल्ली को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आया ना इतनी बार। यानी हम यहां पे समझ रहे हैं कि सर जब सीएम का इलेक्शंस होता है तो उसी दिल्ली को आप 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जब पीएम के लिए इलेक्शंस होते हैं तो उसी दिल्ली को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, केवल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। और आपने एक और सुना होगा, एमसीडी ना, एमसीडी का आपने तो सुना होगा, या फिर गांव में रहते तो आपने पंचायत वगैरह, गांव में क्योंकि पंचायत वगैरह होती है तो आपने पंचायत सुना होगा। तो अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो जब कभी दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, तो रिसेंटली का भी ये नया डाटा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के लिए 250 सीट्स हैं। क्लियर, यानी उसी दिल्ली को 250 इलाकों में बांट दिया जाता है। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि सर ये वेरी करता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सीएम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसी दिल्ली 70 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, पीएम के लिए इलेक्शंस हो रहा है तो वही दिल्ली 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, अगर एमसीडी के लिए इलेक्शंस हो रहा है तो वही दिल्ली 250 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आए ना इतने बार। ये जो पार्ट्स डिवाइड किए जा रहे हैं, इसको पता है किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली के लिए कितने पार्ट्स डिवाइड हो गए, 70, फिर पीएम के लिए 7 और एमसीडी के लिए 250। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी क्या है, देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाना, या क्षेत्र कह लो, देश कह लो, या फिर आप एक राज्य कह लो, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब पता है अब होता क्या है कि जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली को 70 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसी को ही सीट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सीटें, है ना अपना टॉपिक, सीटें क्या है, तो सीटें इसी को कहते हैं कि दिल्ली से 70 बंदे जाएंगे। कितने बंदे, 70 बंदे असेंबली में बैठेंगे। पीएम के लिए कितने बंदे चाहिए, हमें केवल दिल्ली से 7 बंदे चाहिए जो लोकसभा के अंदर बैठेंगे। एमसीडी के लिए कितने बंदे चाहिए, हमें 250 बंदे चाहिए। तो यही 250 जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, तो उस असेंबली में बैठते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने इतना समझा, ये दिल्ली अपना, ठीक है। सर दिल्ली को हम जब भी इलेक्शंस होते हैं तो दिल्ली को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, एक 6 और एक हो गया अपना 7, ठीक है। दिल्ली अपनी 60 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और ये हमें किसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, पीएम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मान लेते हैं अपना ये वाला इलाका है, इस इलाके से अलग अलग बंदे वोट देंगे ना, मतलब अलग अलग लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंट, जैसे ए पार्टी से खड़ा है, ये बी पार्टी से खड़ा है, सी पार्टी से, ठीक है। ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि अगर यहाँ से जो बंदा जीतेगा वो कहाँ जाएगा, लोकसभा के असेंबली में जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, लोकसभा के असेंबली में जाएगा। अब ये ए पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ये बी पार्टी से कर रहा है, सी पार्टी से। मान लेते हैं यहाँ पर बी पार्टी का जो बंदा है वो जीत गया, ए और सी तो हार गए, तो ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। बी पार्टी का जो बंदा जीता है वो कहाँ जाएगा, लोकसभा वाले इस असेंबली के अंदर उसकी सीट फिक्स हो जाएगी, यानी वहां से बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे चुनाव होते हैं, जो बंदा जीतता है वो जीत जीत का कहाँ बैठता है, लोकसभा इस हाउस में कंसिस्ट होने लगता है। ये पीएम के इलेक्शंस की बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे यहाँ पे जो रहने वाले बंदे होंगे, जो वोटर्स होंगे, जो वोट डालते होंगे, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट का इलाका है, यहाँ पे जो रहने वाले आम जनता होगी, और ये दूसरा इलाका है, तो यहाँ पे रहने वाली जो आम जनता, क्या वो इधर वाली जनता में यहाँ पे जाके वोट डाल सकती है, तो ऐसा नहीं होता।
उस इलाके की ही जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है। इधर का बंदा आके नहीं चुनना जाएगा कि भाई ये भी बंदा वोट डालने लगे। तुम्हें अपना इलाका है भाई, तुम अपने इलाके में जो तुम्हारे इलाके में बंदे खड़े तुम उनको चुनो। हमारे इलाके में हम चुनेंगे, आप अपने इलाकों में चुनो, हम अपने इलाकों में चुनो। ऐसा नहीं है कि तुम भी दिल्ली के हो मैं भी दिल्ली को, तो मैं कहीं पे भी जाके वोट डालाऊंगा, नहीं। मैं अपने इलाका, मेरा जो इलाका है, जो मेरा एरिया है, उस एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है उसी को ही मैं वोट डाल सकता हूँ। आया ना इतनी बात समझ? तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। सीटें क्या हैं, राज्य की विधानसभा क्या होती है, और निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, संसद क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसे मैंने छुड़वाया था आम चुनाव और उपचुनाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में इलेक्शंस हुए, पीएम के इलेक्शंस हुए, तो कितने बंदे चाहिए थे? 7 बंदे यहाँ से चुन के गए। अब मान लेते हैं जो एक बंदा है ओवर द ईयर्स, इनको चुना गया, 5 सालों के लिए चुना जाता है अपने देश के अंदर। ये इससे काम करने लगा, कोई एक बंदा है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला बंदा है, यहाँ पे मान लेते हैं 5वें नंबर का बंदा है, यहाँ पे वो जीत के गया, बैठा। अब हुआ कि 2 सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई, 2 सालों बाद वो मृत्यु हो गई, उसे अपना पद छोड़ना पड़ा, कुछ भी हुआ, उसका जो पद है वो खाली हो गया, वो वैकेंट हो गया, ठीक है, उसका जो पद है वो खाली हो गया। और उसकी पोस्ट के लिए फिर क्या करें? दोबारा से पूरे दिल्ली में इलेक्शंस करवा डालें, या फिर केवल उसी जगह पे खाली करवाएं, केवल उसी जगह पे दोबारा इलेक्शंस करवाएं? तो आप क्या कहोगे, सब पूरे दिल्ली में करवाने की क्या जरूरत है? केवल क्योंकि वही बंदा गया है तो उसी की सीट तो खाली है, बाकी बंदे का तो काम कर ही रहे हैं, तो उस बंदे की जगह दोबारा इलेक्शंस हो, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उपचुनाव के नाम से जानते हैं। आया ना इतनी बात समझ? और जो आम चुनाव होता है वो आम तौर पे सभी का एक ही साथ होता है, ठीक है, जैसे इलेक्शंस हुआ, ठीक है, ये पार्ट से डिवाइड हुआ, यहाँ पे एक ही डिसाइड हुआ कि चुनाव होंगे, बंदे जीत के बैठ भी गए, 7 बंदे चले गए। अब 7 बंदे जो जिस इलेक्शंस के प्रोसेस से इलेक्ट हुए हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? आम चुनाव। यानी जो पहला चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव के नाम से जानते हैं। और जब मान लेते हैं वहाँ पे जो बंदा है वो काम करते करते अपना पद छोड़ दिया, वो बेचारा चला गया, तो उसी जगह पे दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो उसी री इलेक्शंस को हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को आपको आएंगे, थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो और कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप एक बार वीडियोस को दोबारा देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको दोबारा समझ में वीडियो आ जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस को कवर अप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने जो भी टॉपिक कवर करना आप वहाँ पे जा सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर है? तो आखिरकार ये होता क्या है, पहले ये हम समझेंगे, और फिर इसकी ज़रूरत क्या है, आखिरकार इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं वहां पर क्या है कि अगर कोई भी बंदा जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है एमसीडी के अंदर, अभी एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले मेरे इधर, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है एमसीडी क्या कर सकता है, बस एक कंडीशन है कि ये जो मेरा इलाका पड़ रहा है उस इलाके में जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है औरतों के लिए। यानी अगर आप औरत हो, यानी इस जगह से आप औरत ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर कोई मेल पार्टिसिपेट करना चाहता है इस लोकेलिटी से जहां मैं रहता हूं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जब कभी भी चुनाव होते हैं तो कुछ सीटें औरतों के लिए रिजर्व कर दी जाती है, कुछ सीटें एसटी के लिए, कुछ सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है, कि आखिरकार हमें सीटें रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन, अगर हम बात करें औरतों की, एससी, एसटी या ओबीसी की हम बात करें, तो ये ऐसे सोशल ग्रुप हैं जिनका पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इन्होंने समाज के साथ उतनी तरक्की नहीं की है जितनी बाकी दूसरे समूह ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की उतनी तरक्की नहीं हुई है जितना पुरुषों की है।
SC ST की अगर हम बात करें, OBC की बात करें, तो इन लोगों की उतनी तरक्की नहीं है, खासकर SC और ST की जितना जो जनरल में लोग रहते हैं उनकी तरक्की है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो ये सोच रहे थे कि अगर देश के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो देश के अंदर पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग कभी SC को, ST को, औरतों को तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे। अगर पार्टिसिपेट हुए भी तो इनकी जो संख्या होगी बहुत ही ज़्यादा कम होगी और इनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। ये अपनी बात प्रॉब्लम कहाँ रख पाएंगे। क्लियर। तो इसी के चलते इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया ताकि ये लोग भी चुनाव लड़ें और अपने जो मुद्दे हैं उनको उठाए, संसद में, अपने विधानसभा में उठाएं या लोकल लेवल पे उठाएं और उनको सॉल्व करें और पूरे समूह की तरक्की करें। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है, हमें रिजर्वेशन समझ में भी आ गया कि होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक शब्दों में अगर कहूँ तो शोषण हुआ है इन लोगों का, इन लोगों की तरक्की उतनी नहीं हुई, तो इसी के चलते इनको रिजर्वेशन दिया गया है थोड़ा पुश करने के लिए, ताकि ये लोग भी समाज में मेंटेन कर पाए दूसरे समूह के लोगों से। क्लियर। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। यानी अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की तो उन लोगों के लिए 84 सीटें हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? 47 सीटें रिजर्व कर दी गई है। और ये डेटा जो है वो 26 जनवरी 2019 की स्थिति को बताता है। क्लियर। ये अभी मतलब 2019 के अकॉर्डिंग इतनी है। ये सीटें पूरी आबादी के इन समूह के हिस्सों के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। तो कहने का मतलब ये है कि यह पूरे हमारे जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ये ध्यान रखना कि SC के लिए 84 सीटें हैं और ST के लिए 47 अकॉर्डिंग टू 26 जनवरी 2000। औरतों के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, बात ध्यान रखना। लोकसभा के अंदर अभी तक औरतों के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, केवल SC और ST के लिए ही सीटें रिजर्व की गई हैं। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में, अब ये बात ध्यान रखना, अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। यानी राज्यों की, अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, उसमें पंचायतों की बात करें या शहर की जो नगर पालिका उनकी बात करें, तो वहाँ पे औरतों के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व, OBC के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। और हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ये बात ध्यान रखना। अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे दिल्ली की स्टेट है, दिल्ली में जो सीटें रिजर्व की गई है, चाहे वो OBC के लिए है चाहे वो महिलाओं के लिए है, उनका रिजर्वेशन अलग होगा। अगर आप यूपी में चले जाओगे तो यूपी में जो रिजर्वेशन होगा वो अलग होगा, महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा होगी और OBC में जो आरक्षण की गई जो सीटें हैं वो ज़्यादा होंगी। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है पॉपुलेशन के बेस पर दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे OBC की संख्या और महिलाओं की संख्या मतलब उनकी सीटें ज़्यादा होगी। और दिल्ली, अगर बात करें गोवा की तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है, या दिल्ली की बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो इन जगहों पे OBC और जो महिलाएं होंगी इनकी सीटें हमें कम देखने को मिलेगी। तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसको नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। तो देखो यही बात बताया गया है कि कुल क्षेत्र हमारा इतना है 543। हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पूरे देश के अंदर 543 जगह पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं लोकसभा के, ठीक है। मतलब पूरे देश को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन में, और सामान्य तौर पे 412 लोगों को चुना जाता है। इस सामान्य में कोई भी हो सकता है, औरतें हो सकती हैं,
मतलब हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, इसमें सब हो सकते हैं। लेकिन 84 जो आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, जो 47 रिजर्व की गई है, केवल इन्हीं जगहों पर, केवल अनुसूचित जाति से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो इन 84 जगह पे। इन 47 जगह जो मार्क की गई हैं, इनमें अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हो तो ही आप अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ मैप है जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची का मतलब होता है वोटर्स लिस्ट। अब देखो क्या होता है, लास्ट की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उन सारी वीडियोस को, उनको देखिए, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं ना इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उन एक एक कनेक्ट करके ही चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर अचानक से कोई चीज़ देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर पहले से चैप्टर आपने पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी वीडियो देखो, पुराने कोई भी डाउट लगता है तो पुरानी और अपकमिंग जो वीडियोस होके उनको देख के अपना चैप्टर कवर करिए। तो मतदाता जो सूची होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप अभी तो आप वैसे तो छोटे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो बड़े भाई है, बड़ी बहन है, बड़े मतलब जो एलिजिबल है 18 से जो ऊपर हैं, वो सारे जो लोग होते हैं वोट देने जाते हैं, ठीक है। उनके पास एक आई कार्ड जैसा कोई चीज़ रहता है, जैसे आपके स्कूल में होता है ना आई कार्ड होता है, उनके पास भी कोई कार्ड जैसा चीज़ होता है, उससे जाकर वो वोट देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे देश के अंदर जब भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्शंस करवाने से पहले वोटर लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन जो बंदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये हमारी लोकेलिटी है, ठीक है। इस लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई बच्चा है, कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है, कोई ऑफिस में जाने वाला लोग हैं, तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि इस इलाके में से ये ढूंढा जाएगा कि कितने जो पर्सन है वो एलिजिबल है। एलिजिबल कितना है? 18 साल, यानी कितने ऐसे बंदे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो मान लेते हैं इस पूरे लोकेलिटी में एग्जाम्पल के तौर पे 100 बंदे ऐसे निकले, 1000 मान लेते हैं, 1000 बंदे ऐसे निकले हैं, 1000 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से जिनकी उम्र ऊपर है, कोई 18 का है, कोई 20 का है, कोई 25 का है, कोई 45 का है, ऐसे हमारी लोकेलिटी में निकले। तो ये सारे जो लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। क्या होने के लिए? वोट देने के लिए सारे लोग एलिजिबल होंगे। आए ना इतनी बात समझ? अब जो इनको देखा गया होगा कि कौन है कौन नहीं है, इसी को हम कहते हैं मतदाता सूची। चुनाव से काफी समय पहले तैयार कर ली जाती है, इनका लिस्ट में फिर नाम लिखा जाता है। जैसे 1000 लोग हैं ना, तो 1000 लोगों का नाम लिख लिया जाता है कि ये बंदे हैं, ये बंदा ये इसका घर ये है, इसका एड्रेस ये है, और ये अब एलिजिबल है वोट देने के लिए। और ये जब भी इलेक्शंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे बहुत पहले ये तैयार कर लिया जाता है, ताकि सभी जो लोग हैं वो वोटिंग देने के जब दिन आए तो सभी के पास उनका पर्ची हो या उनके पास कार्ड हो, कोई उनको वोटिंग देने में दिक्कत ना हो। इसे हम आम बोलचाल में वोटर लिस्ट भी कहते हैं। मतलब जो चुनाव कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं उसको वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो उनके पास लिस्ट रहती है कि ये बंदा दे सकता है, ये बंदा दे सकता है, ये बंदा दे सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि देश में जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र है वो सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, पर कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से आप 18 के हो भी गए तो भी आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। वो क्या कारण होंगे? जैसे जो अपराधी हो या जिसका दिमागी असंतुलन हो, ऐसे लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास मौक़ों में होता है। और ऐसा करना, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है जो अपराधी है, ठीक है, या फिर दिमाग की जो उसका असंतुलित है, उतना अच्छा दिमाग उसका नहीं है, मतलब कह सकते हैं ना उसका दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा जो है बहुत रेयरली किया जाता है, अक्सर नहीं होता, बहुत रेयरली इसको किया जाता है। तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम जैसे वोटर लिस्ट होती है तो मैंने आजकल क्या हो गया, कार्ड आपको मिलता है। उस कार्ड को पता है क्या कहते हैं? एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में फोटो पहचान पत्र।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहचान पत्र देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि पहचान पत्र एक दिखा है। तो अगर आप पहचान पत्र देखोगे देखना, तो उसके अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी फ़ोटो लगी होगी, उनका नाम लिखा होगा, उनके पिता का नाम लिखा गया होगा, उनका एड्रेस लिखा गया होगा, मतलब कुछ ज़रूरी जानकारी जो है आपसे रिलेटेड, मतलब उस जो पर्सन है उसकी उससे रिलेटेड जानकारी लिखी गई होगी। आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है, फ़ोटो क्यों होती है, एड्रेस क्यों होता है? ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि वोट देते समय मतदाता की पहचान की जा सके और कोई दूसरा वोट ना डाल पाए। और ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, ऐसा ना हो कि कोई बंदा दूसरा वोट दे के आ जाए। जब फ़ोटो देखेंगे मैच करेंगे कि वही बंदा है कि कोई दूसरा बंदा होगा। और हर किसी का मैच नहीं करते, जिन पे जैसे डाउट होने लगता है ना, तो उनको देखा जाता है। इवन आपने देखा होगा कि जो लोग वोट डाल के आते हैं उनके उंगली के ऊपर एक निशान भी लगा दिया जाता है। पता है वो निशान क्यों लगाया जाता है? उसका यही कारण होता है कि ताकि कोई बंदा घूम फिर के दोबारा वोट ना डालने आ जाए, कोई घपलेबाजी ना हो। तो इसी वजह से निशान भी लगाया जाता है, वोटर आईडी भी दी जाती है। तो इससे सुरक्षित किया जाता है कि जनता जिसको चुने वही आए, कोई दूसरा बंदा चीटिंग करके इलेक्शंस में ना आ पाए, ठीक है। आप वोट देने के लिए मतदाता या फिर जो वोट डालता है उसे हम मतदाता कहते हैं। जैसे मैं भी एक मतदाता हूँ, आप भी 18+ हो जाओगे तो आप भी मतदाता बन जाओगे। राशन कार्ड हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कुछ ज़रूरी पहचान पत्र हो तो आप उसको दिखा के वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इन रिक्वायरमेंट को अगर है आपके पास, अगर वो ये एपिक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप इनको दिखा के भी वोट डाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को ये जो वीडियो होगी वोटर्स लिस्ट की वो समझ में आ गई होगी। अब देखो एक कुछ चीज़ें और है जो आपको समझनी ज़रूरी है कि देखो मतदाता सूची के अंदर एक बहुत ही इजी टास्क नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आप ये पूछोगे क्यों सर, नाम ही तो जोड़ने हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें जैसे इलेक्शन हमारे देश के अंदर हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस होने वाले कुछ महीनों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जो 5 साल का टेन्योर ख़त्म होने वाला है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्टिव हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो काउंटिंग करने लग जाता है। क्योंकि क्यों काउंटिंग, वो अगेन काउंटिंग करने लग जाता है क्योंकि कई लोग अपना जो देश है वो छोड़ के किसी दूसरे देश में गए होंगे। कोई दूसरा देश के जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता लिए होंगे। कई ऐसे भी लोग होंगे जो एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में गए होंगे, जैसे वो दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए होंगे, गोवा चले गए होंगे, बेंगलुरु चले गए होंगे, वहीं पे परमानेंट रेसिडेंट बना लिए होंगे। कोई मर गया होगा ना, कोई अभी नया नया 18 का हुआ होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेस होता है वो इजी नहीं होता। इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और ये करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। और हमारे देश के अंदर ये इन सभी कामों को इलेक्शन कमीशन करती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है वो किस तरीके से होता है, यानी जो पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसकी क्या कोई कंडीशंस भी होती है जो जिसके मन में आए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कंडीशंस होती हैं तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, इससे रिलेटेड और भी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो उम्मीदवार होता है वो होता क्या है, मतलब बेसिकली उसका एज कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इस पहला पॉइंट ये बता रहा है। अब हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस बनी हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और इस टॉपिक के अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट बता रहा है कि कोई मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। मतदाता के लिए उम्र 18 साल है, वहीं उम्मीदवार के लिए 25 साल है। पहला पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कोई मान लो एक पर्सन है। सो हमें पता है कि जो हमारे देश के अंदर अगर हमें वोट डालना है तो हमारी उम्र कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। उससे अगर नीचे हम आते हैं, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो हम वोट नहीं दे पाते। ठीक इसी तरीके से अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, आपको उम्मीदवार बनना है इलेक्शंस के अंदर, तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो सॉरी, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अभी आप छोटे हैं। क्लियर? दूसरी पॉइंट क्या बता रहा है, उम्मीदवार बनने के लिए अपराधी वगैरह पर रोक है, पर ये पाबंदियां बहुत कम मामलों में लागू हैं। कहा क्लियर ये जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो अपराधी है उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। और देखो पहली चीज़ ये है कि रोकने का कारण क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर वो अपराधी है,
अगर वो इलेक्शन में जीत गया अपनी मनी पावर का यूज करके, मसल पावर का यूज करके, डरा धमका के अगर वो इलेक्शन में जीत गया, तो वो काम अच्छे नहीं करेगा, वो सोसाइटी को अपराधी बना देगा। पूरी सोसाइटी के अंदर वो जो अपराधी जो उसके पास पावर आ जाएगी अपराधी के पास, तो क्या होगा, सोसाइटी अच्छी बनेगी खराब बनेगी? ऑफ कोर्स खराब बनेगी। सोसाइटी अच्छी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। इसी तरीके से पाबंदी लगी है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो पाबंदियां बहुत कम लागू होती है। मतलब कह सकते हो ना कि हमारे देश के अंदर तक कई लोग अभी भी अपराधी होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि लागू तो कर दिया गया पर एकदम कह सकते हैं ना स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया इस प्रोविजन को, इस चीज को। अगर स्ट्रिक्टली लागू होगा तो ही जाके कुछ बात बनेगी। थर्ड पॉइंट कहता है चुनाव लड़ने के लिए हर एक उम्मीदवार को नामांकन भरना पड़ता है, कुछ रकम जमा करानी पड़ती है। सो इसमें बेसिकली ये है कि कोई फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है। कंडीशंस हमने पढ़ ली है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर इसके लिए ना इसको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में लिखना पड़ेगा मेरी उम्र ये है, मैं इस जगह से पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको पार्टिसिपेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इसे हम यूँ समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। ये फीस जो होती है वेरी करती है। जैसे अगर आप एमसीडी के पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वेरी करेगी, लोकसभा में लड़ना चाहते हो तो वेरी करेगी, अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो भी वेरी करेगी। अब यहाँ पे जो फीस ली जाती है आपसे वेरी करती है, लेकिन इस फीस को आपको इलेक्शन पूरा होने के बाद रिटर्न भी कर दिया जाता है। लेकिन रिटर्न करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस तो वैसे बुक में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जान लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या कह रहा है ये इलेक्शन डिपार्टमेंट या कमीशन, ये कहता है कि भाई आप इलेक्शन में तो लड़ो, उसके बदले आप मुझे फीस अपनी इतनी फीस मुझे दे दो। अगर आपके वो तय कर देता है, या तो अगर आप जीत गए, अगर आप इलेक्शंस में जीत गए तो आप अपनी फीस लेकर मुझसे जा सकते हो, हम आपको आपकी फीस रिटर्न कर देंगे। क्लियर। दूसरी कंडीशन ये रखता है कि अगर आप मान लेते हैं जीते नहीं, आप हार गए, तो दूसरी कंडीशन है कि आपको कुछ वोट मिलने चाहिए। वोट का मतलब वो तय कर देता है कि अगर आपके इतने वोट आए तो आप आकर हमसे पैसा ले सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ, शकल भी मत दिखाना यहाँ आके। क्लियर। आप कहो कि सर अगर वो जीता नहीं, हार गया, मान लेते फॉर एग्जांपल वो जीत गया, लेकिन उसको जो वोटिंग मिलना चाहिए था वो वोट उतने नहीं मिले, तब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। सो इस कंडीशन में क्या करेगा कि वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा, जो भी आपकी फीस है वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि अब नहीं ला पाए तो कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप जीत तो गए। तो उस कंडीशन में भी इलेक्शन जो कमीशन है वो आपको आपकी जो फीस है वो रिटर्न कर देगा। तो छोटी सी चीज थी, मुझे लगा जरूरी है तो मैंने आपको बता दी। अब एक चीज और ध्यान रखना जो मैं यहाँ समझाता हूँ कि देखो कोई भी पर्सन जो होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो हम ये देखते हैं कि सर ये किसी ना इनका ना एक लोगो होता है। जैसे कोई भी पर्सन जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका एक लोगो होता है, जैसे आम आदमी पार्टी है उसका नाम है, उसका लोगो है, बीजेपी का नाम है, लोगो है, कांग्रेस का नाम है और उसका लोगो है। तो ऐसा कोई ऐसा पर्सन है जो जिसका मतलब क्या होता है, मतलब ये बेसिकली चीजें क्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पर्सन है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, उससे उससे कहा कि भाई मैं आपके मतलब तरफ से अगर आप मुझे चांस दो तो मैं आपका लोगो यूज करना चाहता हूँ। तो बीजेपी वालों ने मना कर दिया, मान लेते हैं कि भाई नहीं हम आपको नहीं दे रहे, आप मेरे को उतने काबिल नहीं लग रहे। इसी तरीके से वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज से उस कैंडिडेट को मना कर दिया। अब बेचारे कंफ्यूज करे तो करे क्या। तो ऐसे में क्या कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी ये जो उम्मीदवार है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बदले जो इलेक्शन कमीशन होगी वो इसका लोगो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी इसको इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लोगो प्रोवाइड करेगा और इसी लोगो से अपने लोकेलिटी में प्रचार वगैरह करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी वाले हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस पर्सन को अपना दे दिया कि ठीक है आप मेरे लोगो का उपयोग कर लो, मेरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज कर लो, तो इसको आम हम लोग भाषा में पॉलिटिकल लैंग्वेज में टिकट के नाम से जानते, कहते हैं भाई मुझे टिकट मिल गई है। ये टिकट मिलने का मतलब कि मैं बीजेपी की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, उनका लोगो का उपयोग कर सकता हूँ, ठीक है, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम उपयोग मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको और समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने कुछ निर्देश दिए हैं उम्मीदवारों के से घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी उसने शुरू की है। उसने मतलब कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। वो निर्देश क्या है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर या आपराधिक मामलों पे उसे अपना विवरण देना पड़ता है। विवरण देने का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो उसकी जानकारी उसे देना पड़ेगा। पहली चीज, जो फॉर्म फिलअप करता है ना, जो फॉर्म फिलअप करता है, उस फिलअप में उसे लिखना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ ये केस चल रहा है। दूसरा पॉइंट, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको किससे कितना पैसा देना है, कितना लेना है, इस तरीके की चीजों का उनको ब्यौरा देना पड़ेगा। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अब आप ये सोचो कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसा कर क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, वो लोग ना अपने कैंडिडेट के प्रति ज्यादा जागरूक बने, कि ताकि अगर ये सब जानकारी उनको मिलेगी कि इस पर्सन के पास इतने आपराधिक मामले हैं, इतने पैसे हैं, तो जनता अवेयर होगी कि इस बंदे को, मतलब उनके बारे में, कैंडिडेट के बारे में और जानकारी पता चलेगी, और जनता अवेयर होगी कि इसे मुझे चुनना चाहिए या फिर नहीं चुनना चाहिए, फिर कोई दूसरा पर्सन कैंडिडेट है। फॉर एग्जांपल, इस बार चुनाव लड़ा वो कैंडिडेट, उसने अपना संपत्ति में लिखा कि उसके पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। चलो, अब 5 साल बाद जब उसने दोबारा लिखे तो उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ हो गई। तो आप सोचोगे बंदे ने किया क्या है कि जब उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ थी, अब सीधा 10 गुना, सीधा 100 करोड़ आ गए उसके पास प्रॉपर्टी। तो आखिरकार इसने ऐसा किया क्या है? तो आप कहोगे भाई इसने जरूर हमारे पैसों का घपला किया होगा। और फिर आप मतलब कह सकते हो ना, आप राय अपनी बना सकते हो, आपको समझ उसके प्रति ज्यादा बन जाएगी। क्लियर? ठीक है, अगला आता है जो टॉपिक है उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। इसको मैं ओरली आप लोगों को समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो कोई पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आप कोई पढ़ा लिखा नहीं भी पर्सन है, तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका ये होना ज़रूरी है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा होना तो ज़रूरी है। देखो, एक इसी तरीके से जैसे कि आप अगर कोई पर्सन क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा कितना है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता हो ना, यही ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर जो पॉलिटिकल कैंडिडेट खड़े होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कितना पढ़ा लिखा है। हमारे लिए वो ज़रूरी है कि हमारी भावनाओं को क्या वो समझता है कि नहीं समझता, क्या हमारे लिए वो काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लिए पॉलिसी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। हम इन योग्यताओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लियर? और इसमें ही इस टॉपिक के अंदर ही एक डेटा दिया गया, इसमें यह बताया गया कि अगर शैक्षिक योग्यता कंपलसरी कर दी गई, तो भारत देश के अंदर 90% 90% जो लोग हैं, वो लोग एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। अगर उनकी मतलब बेसिक सी बीए रख दिए, एमए रख दिए, ग्रेजुएशन की डिग्री भी रख दी ना, तो ये कंडीशन है कि 90% लोग एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। सो हमने फिर इससे यही समझा कि देखो, शैक्षिक योग्यता होना एक अच्छा है, अच्छी चीज है, पर हम ये समझते हैं पढ़ा लिखा तो बहुत है, पर हमारी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे काम में क्या करना है। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारी पढ़ा लिखा भी हो, पर हमारी थिंकिंग को, हमारी आइडियाज को हमारे लिए काम करे और हमारी चीजों पे वर्क करे। क्लियर? उम्मीद कर आज की इस नई वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चुनाव अभियान। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो उनके क्या स्ट्रेटेजी रहती है जीतने के लिए इलेक्शंस को। अगर आप लोगों ने इवन देखा भी होगा कि जब भी देश के अंदर या अपने लोकेलिटी के अंदर जब भी चुनाव वगैरह होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता लोग आते हैं, पैर पड़ते हैं और वो अपने पोस्टर्स लगाते हैं, मतलब तरह तरह से आप जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी को ही हम चुनाव अभियान के नाम से जानते हैं। मतलब जब इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो जाती है, उससे पहले क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो शुरू हो जाती हैं अपना प्रचार करने के लिए कि आप मुझे वोट दो और आप मुझे वोट दोगे तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे।
तो चुनाव जो अभियान है वो इलेक्शंस में जीतने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जब ये कैंपेन करते हैं तो आप लोगों ने नारे भी बहुत सुने होंगे, कई कई तरीके के नारे जो लगाए जाते हैं, और ये नारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ या उस कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके दिए गए नारे हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप एज इट इज़ नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वे में है और इससे आपको मतलब सारी ज़रूरी जानकारी छोटे से पैरा में है आपको। तो सबसे पहला फर्स्ट है, इसमें इंदिरा गांधी लीडर थी और इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पॉलिटिकल इनकी पार्टी थी। इन्होंने जो स्लोगन दिया था वो दिया था गरीबी हटाओ, इंग्लिश में इसका नाम है रिमूव पॉवर्टी। ये लोकसभा इलेक्शंस के दौरान दिया गया था, ईयर था 1971। और ये इलेक्शंस में जब इन्होंने ये जो नारा दिया, इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट बनाने में, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल इस नारे ने प्ले किया। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा एक नारा दिया जाता है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। इन्होंने जो नारा दिया है वो दिया है सेव डेमोक्रेसी का। सेव डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र बचाओ का इन्होंने नारा दिया था, और ये भी इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के लिए दिया था 1977 के दौरान। और इस बार इन्होंने सेंटर में जनता पार्टी की वो आई थी, मतलब सेंटर में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो नारे हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में, क्योंकि इससे ना जो जनता होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है इन नारों से, अनकॉन्शियसली उनके माइंड में फिट हो जाता है। और भारत देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर जिनको मतलब समझ नहीं है कि ना उनको ये ठीक लगती है ना उनको वो ठीक लगती है, तो मतलब उनको चॉइस नहीं कर पाते कि वोट दें तो दे किसे दें। तो अगर इनके ये नारे उनके दिमाग में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इन्हीं को ही वोट देकर चले आएंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को। तो नारे बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तीसरा नारा दिया गया था लेफ्ट फ्रंट की तरफ से, पार्टी का नाम भी लेफ्ट फ्रंट है, और ये नारा दिया गया था लैंड टू द टिलर्स, की जो लैंड है वो टिलर को दिया जाए। और वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर इस नारे का उपयोग किया गया था, ईयर था 1977, ईयर यहाँ पे भी सेम है। दूसरा है जो नारा दिया गया था रामा राव के द्वारा दिया गया था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। इन्होंने जो स्लोगन दिया था वो दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, कि जो तेलुगु के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नारा दिया था। और ये आंध्र प्रदेश कि असेंबली में इलेक्शंस के दौरान इन्होंने नारा दिया था, ईयर था 1983 का। तो ये नारे आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, स्लोगन क्या है, और किस इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था या असेंबली के इलेक्शंस थे। ठीक है, ये तो हमारे कुछ नारे पढ़ लिए। अब देखो क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कैंडिडेट्स होती हैं, वो डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं जीतने के लिए, मतलब वो जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है कि आप कैंपेन तो करो, अपने आप जाके प्रचार तो करो, लेकिन प्रचार करते वक्त आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें करनी और ये चीज़ें नहीं करनी, जैसे कि वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इसको नोट्स प्रिपेयर कर लो ऐसे ही। पहला दिया जा रहा है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, कि आप मतदाता को लालच नहीं दे सकते पैसों का कि भाई मुझे पैसे ले ले, हम मेरे को वोट दे दो। घूस नहीं दे सकते आप उसे, ठीक है, कि भाई इतने पैसे ले लो, इतना ले लो, और या धमकी, डरा धमका नहीं सकते उसे। मतलब आप किसी भी तरीके से उसे ललचाने की कोशिश नहीं कर सकते, डराने की कोशिश आप उसे नहीं करनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं तो ऐसा कहता हूँ, मेरा मानना तो यह है कि जो भी कोई कैंडिडेट है अगर आपको लालच देता है तो घूस देता है, तो मैं तो कहता हूँ उसका घूस ले लो और उसको वोट दे हुई मत, क्योंकि जो अभी आपसे पैसे तो वो ले रहा है, आपको पैसे देकर आपसे वोट तो ले रहा है, लेकिन याद रखना जब वो जीत जाएगा ना तो काम अच्छा नहीं करेगा। वो जो पैसा भी खर्च आप लोगों पे कर रही है, आप ही लोगों से पैसा वसूलेगा। जो सरकार जो द्वारा जो चलाई गई पॉलिसीज होंगी, उन पॉलिसीज के अंदर जो पैसा है घपलाबाजी करेगा और इससे अपना पूरा वसूलेगा। तो ऐसे लोगों को पैसा तो ले लो, लेकिन उनसे उनको वोट बिल्कुल भी मत दो।
दूसरी चीज क्या होती है, या फिर पैसे भी मत लो वोट भी मत दो, ये भी ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है, कि आप किसी भी पर्सन से उसके जाति का नाम का उपयोग करके, अपने धर्म का नाम का उपयोग करते, या किसी भी ऐसी चीजों का उपयोग कर आप उससे वोट नहीं मांग सकते। मतलब ना, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। और अगला पॉइंट बता रहा है कि चुनाव अभियान में क्या होता है, जो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना मना होता है। कि अगर आप चुनाव इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो रिसोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका आप उपयोग करें। फॉर एग्जांपल कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, आप अभी पावर में हो तो आप उसका उपयोग करवा रहे हो अपने इलेक्शंस के लिए, उसको दौड़ा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। उसका काम जो है वो खुद वो कर लेगा, मतलब जो भी उसको काम करना वगैरह होगा, मतलब आपके पर्सनल प्रेफरेंस के लिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आपके लिए वो नहीं दौड़ने वाला, क्योंकि वो जो काम करने के लिए वो सरकार का काम करेगी, आप कोई पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में वो नहीं आता। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बता रहा है कि लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में आप 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। यानी जब कभी लोकसभा के चुनाव हो तो लिमिट है 25 लाख रुपए, और विधानसभा का चुनाव है तो 10 लाख रुपए, क्योंकि कैंपेन है, पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को। आजकल तो जो भीड़ है वो खुद तो आती नहीं, उनको पैसा दे देकर लाना पड़ता है, क्योंकि इनके जो नेता लोग होते हैं इतने पॉपुलर तो होते नहीं कि इनके लिए कोई खड़े हो, तो ये लोग पैसा दे दे के भीड़ को इकट्ठा करते। तो ये कमीशन ने बता रखा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, पर विधानसभा में 10 लाख रुपए। लेकिन हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। इलेक्शंस के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसा खर्च कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक एक इलाके में इतना पैसा खर्च हो जाता है। बहुत पैसा इलेक्शंस में खर्च होता है। अब क्वेश्चन है कि सर अगर ये सारी चीज़ें जो लोग ना माने तो क्या किया जाए। अगर ये सारी लोग ये सारी चीज़ों को नहीं मानते, ये पाया जाता है कि इन्होंने जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे अगर ये दोषी पाए गए, अगर ये दोषी पाए गए तो तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। चाहे वो चुन भी लिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद उनका जो चुनाव है वो घोषित रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, ये भी जो हैं, इन लोगों को ना आचार संहिता का फॉलो करना पड़ता है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि आप प्रचार तो करो, लेकिन प्रचार को एक लिमिट में करो, एक सही तरीके से करो। मतलब हमारी जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो कहती है आप प्रचार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक आदर्श तरीके से प्रचार करो। एक सही तरीके से प्रचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वो क्या चीज़ें नहीं कर सकती, जैसे कि आप ये नहीं कर सकते कि चुनाव प्रचार के लिए आप धर्म स्थल का उपयोग कर लो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं का भी गुरुद्वारा का उपयोग करके वहाँ पे चुनाव प्रचार करने लगे, ये नहीं कर सकते। आप जो सरकारी वाहन है, विमान है, या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी कोई भी चीज़ जो सरकारी है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। आप अपने पैसों से जो विमान खरीदो, गाड़ियां लेकर जाओ, वो कर सकते हो, लेकिन सरकारी गाड़ियों का उपयोग आप अपने इलेक्शंस के दौरान नहीं कर सकते। पता चले आपको सरकार ने गाड़ी दे रखी, आपको गाड़ी मिली है तो आप उसी को इलेक्शन में दौड़ा दो, नहीं, ये करना गलत है। पर इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी तो हो ही जाती है। थर्ड आता है कि चुनाव की अधिक घोषणा हो जाने के बाद, मतलब जब डिक्लेयर हो जाता है कि भाई इस तारीख को चुनाव होंगे, तो कोई भी जो मंत्री है किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, उद्घाटन नहीं कर सकता, बड़े फैसले, नीतिगत फैसले, लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। एक बार जब चुनाव की डेट हो जाए तो आप एक बार डिक्लेयर हो जाए कि आप ये हो, मतलब इस तारीख को ऐसा चुनाव होने वाला है, तो आप कोई भी मंत्री जो है बड़े फैसले नहीं कर सकता, बड़े शिलान्यास नहीं कर सकते, लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से किया गया ताकि जनता एंड टाइम पे फैसला ले लेगा, तो जनता को लालच मिल जाएगा कि भाई ये तो अगर ये हट गया तो कौन करेगा फिर काम, या इसने हमारे लिए उद्घाटन किया तो चलो इसी को वोट दे देते। तो इन सारी चीज़ों से ना एक जो इलेक्शन का जो होता है ना वो सही नहीं होता। एक अच्छा, ये मतलब एक अच्छी चीज़ें शो नहीं करता कि एंड टाइम पे तुम ये सारी चीज़ें करो, पहले क्यों नहीं किए। इसीलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से बनी रहे, तभी ये सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है। भाई नेक्स्ट टाइम जीतना तो ही करना, वरना कोई और करेगा।
इसी के साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मतदान और मतगणना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि देश के अंदर किस तरीके से मतदान होता है, उसकी मतगणना किस तरीके से यानी कि उसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, ये हम समझेंगे। और ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वोटर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। वोटर्स के लिए इस वजह से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो उनके लिए वेलफेयर के काम करेगा। और कैंडिडेट्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन उनको पता चल जाता है कि उनको वोट मिले भी हैं या फिर नहीं भी मिले, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि वो जीतेंगे या फिर हारेंगे, इस तरीके का उनको आइडिया लग जाता है। सो होता यूँ है कि फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब जब आपके इलेक्शन में लोकेलिटी में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, वोटर्स कौन हो सकते हैं, हमने पता है कि जो भी 18 कम से कम जिसकी उम्र 18 साल हो वो वोटर हो सकता है। उसके ऊपर जितना भी 99 100 ये मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 18 साल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो वोटर्स होते हैं अपने वोट डालते हैं। अब वोट डालेंगे तो डालेंगे कहाँ, इसके लिए पोलिंग बूथ बनाया गया होता है। क्या बनाया गया होता है? पोलिंग बूथ। ये पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ पे वोटर्स होते हैं वो अपने वोट को कास्ट करते हैं, अपने वोट डालते हैं। ये पोलिंग बूथ दो जगह हो सकती है, या तो ये स्कूल्स में होंगे। आप देखोगे कि जितने भी स्कूल्स है पोलिंग बूथ या तो वहाँ पे बनाया जाता है या वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो, ठीक है। कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो या फिर स्कूल्स हो, यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया जाता है। और ये जो वोटर्स होते हैं इन स्कूलों में या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में जाकर वोट डालते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपकी लोकेलिटी का एक ही जगह होगा, मतलब आपकी लोकेलिटी तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। सो होता यूँ है कि बहुत सारे जितने भी आसपास के 2-3 स्कूल होंगे, 4-5 स्कूल होंगे, उन वहाँ पर बना दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि अगर सारे लोग आपकी लोकेलिटी में एक ही स्कूल में सारे लोग वोट डालने आ गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से कई स्कूल्स में, कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उस पोलिंग बूथ को बनाया जाता है ताकि सब आराम से टाइम से अपना वोट कास्ट कर पाए, कोई ऐसा बंदा रह ना जाए जो वोट ना डाल पाए इस भीड़ भाड़ की वजह से। ये तो हो गया हमारा वोटिंग का, पोलिंग बूथ का। अब ये जो पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ी ना हो, पोलिंग बूथ में क्योंकि सब लोग चीटिंग करने की फिराक में रहेंगे, तो पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ी ना हो, तो जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर अपने एजेंट्स को भेज सकते हैं। एजेंट्स को बोल देंगे भाई जाके चेक करो कि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो मुझे बताओ, मैं आगे शिकायत लगाऊंगा, या पुलिस ऑफिसर्स को बताओ, वहाँ के जो कर्मचारी काम करे उनको आप बताओ। तो जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी वहाँ पे कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा वहाँ पे चीटिंग करने की कोशिश ना कर रहा हो। ये इतना आ गया आप लोगों को समझ। अब जब ये जो वोटर्स होते हैं जब पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं तो ये वोट डालते हैं। अब पोलिंग बूथ जो जो वोटर्स होते हैं जब वो वोट डालते हैं, पहले तो जो वोट डालने का जो तरीका था ना बैलेट पेपर पे था। बैलेट पेपर देख लो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आजकल जो लोग वोट डालने डालते हैं वो एक मशीन होती है जिसे हम ईवीएम मशीन कहते हैं। ये ऊपर की फर्स्ट इमेज है, ये है ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले आजकल तो इस प्रोसेस से चलता है, लेकिन पहले जो होता था बैलेट पेपर पे लोग हैं वो वोट डालते थे। बैलेट पेपर समझते हैं इसमें क्या होता था? बैलेट पेपर में होता यूं था कि आप ये देख सकते हो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर नाम है, नाम तो नहीं है वैसे, पार्टी, ये पार्टी भी लिखा है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम होते थे, मतलब जो लीडर वहाँ से खड़ा है यहाँ पे उनके लोगो हुआ करता था। और ये वोटर है, वोटर को जिस पे भी उसको लगता था कि ये एलिजिबल कैंडिडेट है उस पे वो इस तरीके का थप्पा लगा दिया करता था, अपना स्टैंप लगा दिया करता था, ठीक है। स्टैंप उसको वहीं से प्रोवाइड मिलता था, स्टैंप लगा दिया करता था और वोटिंग बॉक्स हुआ करता था उसमें सबमिट कर दिया करता था और फिर काउंटिंग वगैरह की जाती थी। आजकल थोड़ा बदल चुका है, सिस्टम एडवांस हो चुका है, तो आजकल एक मशीन होती है, ठीक है, ये ईवीएम मशीन होती है। इस मशीन के अंदर भी सेम वही होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, उसका फोटो रहता है ताकि लोग अच्छे से पहचान पाएँ, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है या फिर उसके लोगो क्या है वो लगा यहाँ पर रहता है। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। अब किसी को भी वोट करना होता है तो वो इन बटन्स को प्रेस करके जिस भी कैंडिडेट को उसको लगता है ठीक है ये कैंडिडेट को मैं वोट देना चाहता हूँ, उसके सामने बटन पे वो प्रेस करता है और उसको वोट चला
जाता है। अब तो ये हो गई वोटिंग प्रोसेस। अब जब वोटिंग प्रोसेस होती है तो इनके हाथों पे ना एक इंक भी लगा दिया गया होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स हैं वो वोट डालकर आते हैं तो उनके हाथों में इंक लगी रहती है, आप चेक जरूर करना। वो इंक इस वजह से सिक्योर करने के लिए होता है, कोई चीटिंग ना कर रहा हो, पता चले कोई दूसरा बंदा आके वोट डालने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा ना हो, इसी वजह से उनके हाथ में आइडेंटिफाई करने के लिए इंक लगा दी जाती है। अब इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई, लोग आए वोटिंग डाल भी दिए। अब होता है क्या, जब शाम तक सब लोग वोटिंग वगैरह अपना कर लेते हैं तो जो भी मशीन्स होती हैं, ईवीएम की जो मशीन होती है, इनको सील कर दिया जाता है। इनको सील करके बहुत ही सेफली जगह पे इनको लेकर जाया जाता है, फुल सिक्योरिटी में लेकर जाया जाता है, ताकि कोई भी जो बंदा है वो इसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, गड़बड़ियाँ ना कर पाए। जब पूरे इलाके में फिर वोटिंग वगैरह के जो भी मशीन्स होते हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, और फिर डे आता है मतगणना का, यानी जो भी वोट पड़े हैं उस दिन आता है काउंटिंग की जाती है। क्लियर? जैसे मतदान, जैसे फॉर एग्जांपल आज हुआ है, आज वोटिंग हुई है, तो लगभग 2-4 दिन बाद वोटिंग की काउंटिंग, जो वोट्स डले हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। क्लियर? वेरी करता है, 4 दिन, कहीं 5 दिन, 6-7 दिन में वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जाती है। अब जिस दिन काउंटिंग शुरू होती है, एक ही दिन में काउंटिंग पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं लगता कि 2-3-4 दिन लग जाते हैं वोटिंग करने में। एक ही दिन में वोट भी हो जाता है और एक ही दिन में वो काउंटिंग भी कर ली जाती है। वोटिंग के लिए बात ध्यान रखना कि जैसे अभी मैंने बोला, एक दिन अगर सोसाइटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो वोटिंग के लिए वहाँ पे हो सकता है कई चरण हो। चरण का मीन्स फॉर एग्जांपल कहीं पे आज हो रहे हो, कहीं पे कल, इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्लियर? अब वोटिंग होती है हमारी, वोटिंग हुई, सब चीज़ हो गया, अब आता है डे काउंटिंग का। जब काउंटिंग का दिन आता है तो सारी जो मशीन्स होती हैं उनके सील को खोला जाता है और काउंटिंग की जाती है, और फिर शाम तक रिजल्ट आ जाता है। लगभग कुछ ही घंटों में पता चल जाता है कि आपकी लोकेलिटी से बंदा कौन जीता है, उसको कितने वोट्स मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ ही घंटों के अंदर सामने आ जाती है, और जो जीतता है वो सेलिब्रेट करता है। आप ये देखो कि जिस दिन काउंटिंग होती है वोट्स की, उस दिन आप इसकी खबर रेडियो पे भी सुन सकते होगे, आप इसको टीवी पे भी देख सकते होगे, न्यूज़पेपर पे तो हालांकि अगले दिन ही आएगा। ठीक है, अगले दिन न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो ये लिखा रहेगा कि आपके लोकेलिटी से कितना कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है मतदान और मतगणना का। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत देश के अंदर चुनाव होते हैं, क्या हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं हम उसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत देश के अंदर जो चुनाव होते हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं, इसका फैसला आप खुद कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरी टॉपिक का जो वीडियोस होंगे बनेंगे वो कवर करना पड़ेगा। आज हम एक वीडियो को कवर करेंगे, आगे जो इससे अपकमिंग वीडियोस हो सारा इसी से रिलेट करेगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम से। जब भी देश के अंदर हमारे इलेक्शंस होते हैं तो देश के अंदर इलेक्शंस के दौरान कुछ गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि कुछ गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत देश के अंदर चुनाव के दौरान क्या गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती है। तो पहली गड़बड़ी तो ये है कि जो मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने कि फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं और जो रियल नेम्स होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। पहला घपला तो ये होता है। दूसरा ये देखने को मिलता है कि जो शासक दल है, जिसकी गवर्नमेंट है, जो सरकार अभी चला रहा है, वो मिली हुई सरकारी सुविधाओं का और अधिकारियों का दुरुपयोग करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है इलेक्शंस के दौरान। ठीक है, आप ये नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के वो काम करने के लिए लगे हुए हैं तो आपके चुनाव प्रचार करने में चले गए। जो सरकारी गाड़ियां आपके लिए मिली गई हैं कि आप अपना उससे मतलब लोगों का वेलफेयर करो, कहीं आना जाना हो तो उसके लिए, ये नहीं कि आप चुनाव के लिए उन गाड़ियों का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसा ठीक नहीं है। तीसरी चीज क्या है, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, कि जो अमीर उम्मीदवार होते हैं और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बड़े पैमाने पर धन खर्च करती हैं, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती।
चौथा रीज़न है कि मतदाता के दिन चुनावी धांधली हमें देखने को मिलती है, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सब देखा जाता है। फर्जी मतदान का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है वो है ही नहीं, तो उसका आधार कार्ड का उपयोग करते या वोटर आईडी का उपयोग करके कोई नाम बदल के या फिर ना चेहरा ढक के वो जाके वोट डालाता है। इस तरीके से होता है। इवन क्या होता है, मतदाताओं को डराया भी जाता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है चुनाव के अंदर, ये तो कुछ हमें गड़बड़ियां देखने को मिलती है। अब ये जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत में क्या चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, लोकतांत्रिक नहीं है, उसके लिए ये टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला, स्वतंत्र चुनाव आयोग के जरिए चुनाव में लोगों की भागीदारी, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। इन टॉपिक्स को कवर करके हम ये समझ पाएंगे, इस फैसले पर हम आ पाएंगे कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में तो केवल हम स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अपकमिंग जो वीडियोस होगी, आगे के जो टॉपिक्स उनको कवर करेगी, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब ये स्वतंत्र चुनाव आयोग होता क्या है, इसके मन में आप में बहुत कई लोगों को हो सकता है पता भी हो, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। भारत देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो आयोग करवाता है। जो यही आयोग है, जो चुनाव आयोग जिसे कहा जाता है, ये भारत देश के अंदर चुनाव करवाता है। और साथ ही साथ ये जो आयोग है स्वतंत्र है और इसको न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये स्वतंत्र है और जो इसको अधिकार मिले हैं हमारे देश के अंदर, जो न्यायपालिका को अधिकार मिले हैं, सेम उसी तरीके से इस आयोग को भी अधिकार दिए गए हैं। सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्र होने का। एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके ऊपर बंदूक रख दी जाए और आपसे फैसला लेने के लिए कहा जाए, तो यकीनन आप जो फैसला होगा वो उस फैसले में बदलाव होगा। ठीक है, निष्पक्ष फैसला नहीं होगा। क्लियर? स्वतंत्र होने का यही मतलब है कि उनके ऊपर जो आयोग है उनके ऊपर किसी चीज का बर्डन नहीं है। वो अपने फ्रीली तरीके से फैसले ले सकते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक है, जो चुनाव करवाने के लिए ठीक है। क्लियर? पहली चीज तो यह है कि आजाद है, न्यायपालिका के समान उसे आजादी प्राप्त है। दूसरा चीज यह है कि जो इसका हेड होता है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, उसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि भारत देश के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वही निर्वाचन आयुक्त की जो मुख्य मेन पर्सन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही नियुक्ति करता है। तो आप लोग ये सोचोगे सर फिर तो ये तो राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है वो उस पर अपना दबाव प्रेशर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। यानी एक बार ये पर्सन है जो निर्वाचन आयुक्त एक बार अपनी गद्दी पे बैठ गया, आयुक्त हो गया, तो ये तो ना तो राष्ट्रपति को जवाब देगा ना ही ये सरकार को जवाब देगा। ये केवल जवाब देगा जनता को। जनता ही देखो सब कुछ होती है। जनता क्वेश्चन करेगी तो आयुक्त सामने आके जवाब देगा, लेकिन वो एक कंपलसरी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति या इस सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे ये लोग। ये चीज समझना कि सरकार और राष्ट्रपति के अंडर में नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे, तभी तो ये फैसला अच्छा ले पाएगा। अगर नहीं स्वतंत्र रहेगा तो राष्ट्रपति और सरकार की जो जैसा वो सोचेंगे इस बेचारे को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बताता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन है, जो आयुक्त हुआ है, ये ऐसे काम करते हैं जो सरकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती, खासकर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो इनकी की गई काम, कही गई बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको ये लोग हटाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हटा देने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हटाया जा सकता है नो डाउट, लेकिन हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हटाना लगभग असंभव है, ना के बराबर है। क्लियर? ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमने पढ़ा कि देश के अंदर जो चुनाव करवाता है, अपने देश के अंदर वो चुनाव आयोग करवाता है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका के समान उसको अधिकार प्राप्त है। तो इस वीडियो के अंदर, इस पॉइंट्स के अंदर आपको कुछ आयोग या कुछ अधिकार के बारे में
जो आयोग के जो अधिकार हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो वो कुछ अधिकार आप लोग मेंशन या नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग को कितने अधिकार प्राप्त है। कितने तो वैसे बहुत सारे, जितने भी अधिकार प्राप्त है उनके बारे में कुछ मेन जो अधिकार है जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लियर, इनको पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहला बताता है कि जो निर्वाचन आयोग होता है चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यानी चुनाव कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सारी चीज, कौन जीता कौन हारा, हर एक जो पूरा प्रोसेस होता है ये निर्वाचन आयोग अपने अंडर में रखता है, किसी को नहीं देता, किसी सरकार किसी राष्ट्रपति को नहीं, खुद अपने पास संस्था जो है ये खुद अपने पास रखती है और वो पूरा जो प्रोसीजर है उसको अपनी निगरानी में रख के सारी चीजों को देखती है। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा चीज क्या है, ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। मतलब ये कहते हैं ना मोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है इंग्लिश में। चुनाव आचार संहिता कहते हैं या चुनाव संहिता कह सकते हो आप इसे। क्लियर, दोनों ही ठीक है। तो होता है क्या, जब भी एक इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स प्रचार करते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, तो उस टाइम पे जो चुनाव आयोग होता है वो खास ख्याल रखता है कि कुछ ऐसी हरकतें ना करे जो समाज के लिए, जो चुनाव के नजरिए से अच्छी ना हो। तो वो एक आचार संहिता लागू कर देता है। कह सकता है कि आप अगर कुछ भी बोलो कुछ भी करो तो इन सारी चीजों को फॉलो करो। लास्ट की वीडियोस में हमने कवर किया था, अगर पुरानी वीडियोस आपने देखा होगा तो चुनाव संहिता के बारे में आपको जानकारी होगी। क्लियर, ये करता है। तीसरी चीज हमें पता चलती है कि जो चुनाव के दौरान जो निर्वाचन आयोग होता है वो सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। वो सरकार को कह सकता है कि आप ये काम ऐसा करो, ये काम ऐसा करो। याद रखना कुछ भी नहीं चुनाव से रिलेटेड, ठीक है। जो चुनाव से रिलेटेड चीज है, क्योंकि चुनाव आयोग है तो चुनाव से रिलेटेड चीजों के बारे में वो दिशा निर्देश दे सकता है सरकार को कि आपको ये करना चाहिए जब तक चुनाव हो रहे हैं। क्लियर। अब इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। वो ऐसे में क्या कर सकता है कि जो भी सरकारी मैकेनिज्म है, जो सरकारी चीजें हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रहा है वो उनका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोक सकता है चुनाव आयोग। अधिकारियों का तबादला कर सकता है, ऐसा लगता है कि अधिकारी है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का उसके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उस पर्सन को हटा दिया जाता है कि भाई अभी तुम हट जाओ, कोई दूसरे पर्सन को लाएंगे जो दे सके इनका मुंह तोड़ जवाब। क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट बताता है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। कि जो चुनाव जब भी ड्यूटी वगैरह लगती है तो जो भी अधिकारी रहते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते, तब वो किसके नियंत्रण में आ जाते हैं, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। और निर्वाचन आयोग उनको जैसा दिशा निर्देश देता है कि आपको अब ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए, उनके दिशा निर्देश पे फॉलो करते हैं वो अधिकारी लोग। ठीक है, उम्मीद आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, चुनाव में लोगों की भागीदारी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, कोई भी चीज तो ही अच्छी मानी जाएगी जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी तरीके से जो चुनाव होता है, चुनाव तो ही सक्सेसफुल माना जाता है जब उसके अंदर लोगों ने वोट दिया हो, लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया हो। इसी तरीके से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तभी अच्छी बनती है या फिर तभी अच्छी होती है जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि चुनाव में लोगों की भागीदारी किस किस तरीके से होती है। तो पहला पॉइंट है, इसको आप देख सकते हो, इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया ये मैं समझता हूँ। देखो पहला हम निकालते कैसे हैं कि कितने लोगों ने वोट दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया। तो बहुत सिंपल है, एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर जितने भी लोग वोट दे सकते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, और कितने लोगों ने एक्चुअल में वोट दिया है जिस दिन वोटिंग हुई, उसी से हम काउंट कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारी लोकेलिटी के अंदर 100 लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, क्लियर, जो एलिजिबल है वोट देने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो केवल 40 लोगों ने ही वोट दिया,
तो हम क्या कहेंगे, भाई हमारी लोकेलिटी के अंदर केवल 40% ही केवल मतदान हुआ, यानी 40% लोगों ने ही वोट दिया। ये तो पहला पॉइंट बता रहा है। इसी के साथ साथ इसमें यह समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर पिछले 50 वर्षों में देखें तो पहले के जो लोग थे ना, बहुत पहले, तो वो लोग वोटिंग पे ज्यादा ट्रस्ट किया करते, तो वोट ज्यादा दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों का ना वोट देने का जो नजरिया वो बदल रहा है, यानी वो वोटिंग को लेकर बहुत मतलब उतने ज्यादा सक्रिय नहीं हो रहे, वो वोट नहीं दे रहे। इसके लिए कुछ डेटा शो कर रहा है। देखो ये डेटा क्या, हमें फिगर क्या शो कर रहा है कि पहला तो ये जो है ब्रिटेन का दिखाया जा रहा है कि ब्रिटेन के अंदर पहले 78% लोग देते थे, फिर 72, फिर 59, 66। तो इनका जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है, क्लियर। लेकिन भारत देश के अंदर अगर हम देखें तो पहले 56, फिर 50, 62, 60, फिर बाद में 66। तो हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर तो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे तो अभी इतना ही समझना है। दूसरी चीज क्या बता रही है कि मतलब आप ये सुनकर शौक में पड़ जाओगे। होता क्या है कि भारत देश के अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अमीर हैं, वो वोट डालने जाते ही नहीं है। उनके कंपैरिजन में जो लोग भारत देश का गरीब हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं है, कमजोर समूह से बिलोंग करते हैं, वो लोग मतदान ज्यादा करते हैं। यही केस अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिम के अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग वोट ज्यादा देते हैं। और अमेरिका के अंदर जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, कमजोर समूह है, वो लोग उतना वोटिंग में बिलीव नहीं करते। तो देख रहे हो किस तरीके से भारत और अमेरिका देश के अंदर सिचुएशन कितनी अलग है। इसी को ये डाटा शो कर रहा है कि भारत देश के अंदर जो ऊंची जाति हैं वो 56% है, जो पिछड़ी जाति है 58, अनुसूचित जाति के लोग 60 और अनुसूचित जनजाति के लोग 61। तो आप देख सकते हो कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उतनी ज्यादा वोट नहीं दे रहे, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो ज्यादा वोट पे अपना बिलीव कर रहे हैं, क्लियर। इसी तरीके से अमेरिका में देखें तो वहां पे गोरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक सही स्टेटस में है, क्लियर, और वो लोग ज्यादा वोट दे रहे हैं। और जो अश्वेत है वो इन गोरों के कंपैरिजन में उनकी सिचुएशन वहां पे उतनी अच्छी नहीं है, मतलब वीक है, क्लियर। तो वो लोग वोट बहुत कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से हिस्पैनिक, जो स्पेनिश वहां पे बोलते हैं, वो ऐसे समूह, वो लोग भी क्या करते हैं कि वो लोग भी उतना वोट नहीं देते। तो हमें समझ में आ रहा है कि भारत देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट नहीं देते, अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे वो लोग वोट ज्यादा देते हैं, क्लियर, और इसी का वाइस वर्सा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है, थर्ड पॉइंट हमारी इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें लोग ना पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं कि चुनाव होते हैं वो रैलियों में चले जाने लगते हैं, घरों में बातें होने लगती है कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, इस तरीके के। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव बना सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हम लोग उनसे इन्वॉल्व रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम खबर रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उन लीडर्स के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, तुमने आपने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस क्यों नहीं किया। इस तरीके से वो लोग इस चीज को समझते हैं, वो अपने वोट का महत्व समझते हैं कि जो वो वोट डाल रहे हैं वो उसका कितना बड़ा महत्व है, क्लियर। अब भारत देश के अंदर कुछ सर्वे किया गया है। क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको 60% लोग ऐसे थे जो कहते थे भाई फर्क तो पड़ता है, हमारे वोट डालने से फर्क पड़ता है। 18% लोग थे जिनको कहते भाई हम वोट डालें या ना डालें हम कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 15% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके वोट डालने और ना डालने से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, कंफ्यूज वाले पर्सन है बहुत ज्यादा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये बताता है कि हमारे देश के अंदर हर साल चुनाव होते हैं, मतलब जब भी ये समय समय पे जब भी चुनाव करवाए जाते हैं तो जो लोग हैं ना उनकी सक्रियता बढ़ रही है। मतलब वो लोग हैं वो इलेक्शंस में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2004 के चुनाव में क्या बताया जा रहा है कि 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी ना किसी तरह से भागीदारी की। मतलब या तो रैलियों में गए, या तो मीटिंग्स में गए, मीटिंग में बैठे, कहीं ना मतलब किसी ना किसी वे में उन्होंने क्या किया,
चुनाव के अंदर जो गतिविधियां हो रही थी, अभियान चलाए जा रहे थे, उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्लियर। अब आगे बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी दल के नजदीक बताया गया, कि मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा करीब देखा गया। और प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। देश के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे उसका रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग था। क्लियर। ये डेटा भी इसी चीज को शो करता है कि 1996 में लोग कितना मतलब इन गतिविधियों पे पार्टिसिपेट करते थे, रैलियों में कितना निकलते थे, इस तरीके की चीजें। तो 1996 में 8, फिर 13, फिर 21, फिर 32। ठीक है। तो ओवर द ईयर्स हम ये समझ रहे हैं कि जो लोग हैं वो इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन की जो गतिविधियां होती हैं, इलेक्शंस के दौरान जो चीजें होती हैं, उसमें ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये टॉपिक तो यहीं कवर होता है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। यहाँ हम ये समझेंगे कि जब भी देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट निकलते हैं, तो उन नतीजों को किस तरीके से स्वीकार किया जाता है, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये बताता है हमारे देश के अंदर कि जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं या फिर जो प्रांतीय दल होते हैं, यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चुनाव हारते रहे हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रति 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि चुनाव है, चुनाव के अंदर जीतना और हारना लगा रहता है, और हर 15 सालों के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अगर वो जीत रही है तो 30 ये चांस रहेगा कि अगली बार जब चुनाव हो, मतलब 15वें वर्ष पर, तो हो सकता है वो चुनाव हार जाए। ठीक है। और अगला पॉइंट ये बताता है कि अमेरिका के अंदर जो मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो शायद ही चुनाव कभी हारता है। अमेरिका की बात कही जा रही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है वो शायद ही कभी चुनाव हारता हो। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। कि भारत देश के अंदर ऐसा होता है कि जो भी सांसद और जो विधायक चुनाव लड़ते हैं उनमें से आधे विधायक जो है नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर हार जाते हैं। थर्ड होता है कि वोट खरीदने के सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी चुनाव हारना बहुत आम है। तो इस कि देश के अंदर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो बहुत ही पावरफुल लीडर्स रहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, या आपराधिक किस्म के जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जीतते ही हैं, वो भी इलेक्शंस के अंदर चुनाव हारते हैं। तीसरी चीज, सॉरी, आखिरी चीज ये बताया जा रहा है कि कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो हमें पाएंगे कि अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे के जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। कि जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि लगता है कि जनता ने इस बार उन पर ट्रस्ट नहीं किया, जनता इस बार उनसे खुश नहीं है, और वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ एक मामलों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं मानती, वो कहती हैं कि नहीं, हमारे साथ चीटिंग हुई है या फिर चुनाव में गड़बड़ियां हुई, वो इन तरीकों का आरोपों को लगाती हैं। वैसे तो केवल जानना ही है इन टॉपिक्स को, ठीक है, इनके बारे में थोड़े बहुत चीज़ें समझ में आई गई होगी आपको, कुछ ज़्यादा इतना हार्ड टॉपिक है नहीं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। टॉपिक का नाम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। तो क्वेश्चन भी ये बनता है कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या चुनौतियां हैं। या तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके बनेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां हैं उसका क्या सोल्यूशन है। यानी एक प्रॉब्लम पूछ लेगा और दूसरा उसका सोल्यूशन पूछ लेगा। सोल्यूशन तो नहीं आपके बुक में दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन क्या, जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस के अंदर बैड कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि बैड जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपराधिक कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शंस के अंदर ना खड़े हो पाए। तो जो प्रॉब्लम वही उसका सोल्यूशन। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है कि देश के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, जिन उम्मीदवारों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वो गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। यहाँ ये बता रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उम्मीदवार के पास पैसा बहुत है तो
तो ये चांस ज़रूर रहता है कि इलेक्शंस के अंदर उसको एक एज मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा उसके पास, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा, ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ यही बताया रहा है कि उनको इसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। पहली चीज़ तो ये होगी। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन यही है कि यही चीज़ ना हो, रोक लगाई जाए पैसों पे, कि उम्मीदवार हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो वो इन पैसों पे रोक लगाई जाए। तो इसी का अपोजिट आप ढूंढ लोगे ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी, जो भी है उसका अपोजिट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे आपराधिक पृष्ठभूमि और या उससे संबंध वाले जो उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों से टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, जो उन आपराधिक मामलों से जिनका उनका संबंध है, ऐसे उम्मीदवार अब इलेक्शंस के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ही आसानी से, जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे उनको टिकट मिल जाती है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वो लोग जीत जाएंगे तो काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो हमें यही करना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि जो उम्मीदवार हैं ऐसे लोगों को रोका जाए। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद भी अपने तरफ से इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट ना दे, ये है सोल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि देखा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टियां होती हैं उसमें कुछ एक परिवारों को जोर है और अनेक रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाता है कि अगर किसी के फैमिली में कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स से है तो वो क्या करेगा, अपने ताता चाचा मौसा मामी मामी भाई बहन किसी ना किसी को पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पे अभी रिश्तों का खेल बन जाता है। ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप अपने रिश्तेदारों को टिकट देते जाते हो, आपको टिकट उनको देना चाहिए जो कैपेबल हो, ठीक है, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। तो आज के लिए ऐसा चल रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड से ही लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड से ही लोगों को टिकट दे देते, जो कि करना गलत है। अगला पॉइंट बताता है कि अक्सर क्या होता है, आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां की नीति और व्यवहार कामोबेश एक से होते हैं। कि लोगों के पास जो भी जनता, जो भी इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो अपने वादे बताते हैं। इस पॉलिटिकल इलेक्टेड पर्सन का, इस इलेक्टेड पर्सन का, दोनों का जो आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होता है, सेम ही होता है। तो आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता कि कोई, मतलब एक विकल्प तो, ये तो दोनों ही उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो सिमिलर होती है। तो इंसान बहुत डाउट में आ जाता है कि किसे चूज़ करें। क्लियर है? तो एटलीस्ट हमारे पास विकल्प नहीं है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनकी तुलना में जो छोटे दल और जो निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। कि बड़ी जो पार्टी होती है उनको तो बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, खुद अकेले ही लड़ता है इलेक्शंस में, उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बड़े पार्टी के कंपैरिजन में। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसको इलेक्शंस को जीतने से रोकती है, एक थोड़ा सा हर्डल है। तो ये चीज़ें ना हो तो ही देश के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखो और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर, ठीक है, जितने क्वेश्चन है ना वो सारे इससे कवर हो जाएंगे आपके। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।